बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो आज मुझे लगता है मैं 8-10 दिन के बाद आई हूँ या 1 वीक के बाद आई हूँ, तो आप लोगों ने मुझे मिस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर की शादी बखैर आफियत में बढ़ गई। कल उसका मकलावा था, कल चली गई है अपने, वापस आगे फिर चली गई है। और हुआ ये था कि शादी में बहुत मज़ा आया। नो डाउट बहुत काम करने पड़े, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। अब घर में मैं अभी आज थोड़ा सा रेस्ट करने को मिला था, लेकिन आज भी मेरी जो वाट लगी है ना, अब वो आफ्टर मैरिज शॉक निकल रहे हैं। अब बीमार हुई पड़ी हूँ सुबह से। मेरा ना, मेरे सारे कह रहे हैं कि तुमने ना गालों तुम्हारे चिक्स रेड क्यों हुए हैं। मैं क्या, नेचुरल ब्लश लग गया फीवर इतना ज़्यादा हुआ हुआ है। और फिर उसके बाद बीपी भी लो हुआ हुआ, तब भी थोड़ा सा बोलने के काबिल हुई। तो मैंने कहा चलो आज से थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी। कितना गैप आ गया जब से मैंने स्टार्ट लिया, जब से नावल रीडिंग स्टार्ट की, तब से इतना गैप फर्स्ट टाइम आया। और अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह ये लास्ट टाइम भी होगा। नेक्स्ट इतना लंबा गैप देखें आता है कि नहीं आता। बाकी घर की शादी तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, बहुत ज़्यादा। और आपकी बहन मेरी भी बड़ी हुई है, क्योंकि भाई बहन की शादी थी। दूध पिलाई और रास्ता रुकवाई और ये जो जूता छुपाई, बड़े पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने अच्छा, लेकिन हिस्सेदार है मेरी एक, तो सारे मेरे नहीं हुए, उसको भी देने पड़ेंगे। बाकी खैर, आप लोगों ने दुआओं में याद रखा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। बाकी आपने सपोर्ट की, ऐसे कीप सपोर्टिंग। बाकी अफसूने जान की जहाँ तक बात है, तो उसको अब मेरा टारगेट वो नावल है। बस आपको पता ना, रीज दे पिछे ना धो के पै जे, रीज ने छड़ना नहीं। तो ਉਹ ਹੁਣ अफसूने जान ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ छड़ना नहीं। अब ये क्या है, आज वेडनेसडे गुजर गई है, मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई 2 वीक से ना। तो अब ऐसे है कि कल से मैंने एक यूनिवर्सिटी का काम पकड़ना और एक अफसूने जान पकड़ना। तो जैसे जैसे अब हो सकता है ये दूसरा नावल ना स्टार्ट करूँ। बस आप ये दुआ करें कि जल्दी से मेरा बुखार उतर जाए, मेरी तबीयत सेट हो जाए, क्योंकि वो जितना वो शादी पे इंजॉय और काम किया ना, वो अब सारा निकल रहा है। तो खैर, आइए बातें हमारी बड़ी लंबी होने जाने वाली हैं। साथ साथ थोड़ा सा नावल भी पढ़ लेते हैं, ताकि ये फिर जल्दी इसको कंप्लीट कर लें हम। बाकी अफसूने जान का मैंने कहा ना आपको, इंशाल्लाह जनवरी में मैंने उसको मुका देना है। जनवरी मैंने उसको, बस अब उसको ही पकड़ना है। ये मैंने कहा एक उस पर रिस्पॉन्स थोड़ा कम देते हैं आप लोग, तो मैंने कहा कि कुछ रीडर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट नावल पसंद करते हैं, लिसनर्स, तो फिर मैंने उनके लिए ये कर दिया। लेकिन अफसूने जान का भी आपने पेंशन नहीं लेनी, हूँ अफसूने जान नहीं पाचता साढ़े को। तो आए पढ़ते हैं नावल रुक जाओ ना, रिटन बाय नबीला अबर राजा। इसमें ये है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी है और सेकंड मैरिज बेस्ड भी कह सकते हैं। बाकी उसको रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। कवर शवर मैंने एडिट नहीं किया, और जो तो दिल करेगा या टाइम लगेगा तो मैं कर दूँगी। अभी तो मैं ये रीडिंग कर लूँ, बड़ी बात है। पता नहीं आज अपलोड हो पाती है कि नहीं हो पाती, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शुक्र गला वगैरह नहीं ख़राब, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होनी थी। फीवर हुआ हुआ बहुत ज़्यादा ना, अभी सुबह से, आज सुबह से मैं बेड से ही रही। इवन कि मेरी अम्मी को काम शाम भी खुद ही करने पड़े हैं, नहीं तो 1-2 दिन में मेरी जितनी परेड लगी हुई थी ना, लेकिन आज मैं बिस्तर से नहीं निकली बाहर। तो खैर, आए पढ़ते हैं हम रुक जाओ ना, रिटन बाय नबीला अबर राजा। समन खोई खोई नज़रों से पानी में शोर मचाती जोया दानिया और सोनी को देख रही थी। लड़के भी पानी में शराब अटकेलियाँ कर रहे थे। अशर ने आमिर को उठाकर पानी में फेंक दिया और अब आमिर से काबू में किए इसके सीने पर बैठा गुदगुदियाँ कर रहा था। और अशर लोटपोट हो रहा था। काजी और फैसल दोनों की कश्मकश देख रहे थे, बल्कि हस्ब तौफीक आमिर की मदद भी कर रहे थे। वो रेत छाड़कर उठ खड़ी हुई और पास बैठे पत्थर पर बैठ गई, बड़े पत्थर पर बैठ गई। अशर ने तीनों का घेरा तोड़ दिया। तुमसे तो मैं निबट लूँगा, इसने मुंह पर हाथ फेरते हुए धमकी दी। कुछ पे इतनी थे कि वो अभी अपना कहा पूरा कर गुजरता, पर शुक्र कि वो सुमन की तरफ बढ़ गया। क्यों उदास हो, मुर्गी चोरी हो गई है? दिल, अगर दिल चोरी हुआ तो फिक्र मत करो, मेरे पास सेल ले लेना, पर मुर्गी मेरे पास नहीं है। वो बड़े संजीदा लहजे में बोला। वो खामोश रही। देखो, ये चुप चुप नहीं रहा करो, हंसो, बोलो, खुशियाँ मनाओ। आफ्टर ऑल मेरे जैसा हैंडसम लड़का किसी किसी को मिलता है। इसने कॉलर छाड़े। वो खाली खाली नजरों से देख कर रह गई। समझ नहीं तुम्हारे बाजू पर क्या रेंग रहा है? अशर ने इसकी दूधिया कलाई पकड़ ली। कहाँ? वो बुरी तरह खौफजदा हो गई। यहाँ। अशर ने इधर उधर देखा और छट अपने लब इसकी कलाई पर रखकर मोहर सबत कर दी।
वो बिजली की तेज़ी से एकदम पीछे हटी और इधर उधर नज़र दौड़ाई। किसी ने ये मंजर तो नहीं देखा, पर सब अपनी अपनी सरगर्मी में मगन थे। वो पत्थर से उतरी, जोया दानिया के पास चली गई। थैंक यू, मैं भी यही चाहता था कि सबके साथ हंसो बोलो। अपने पीछे इसने अशर की शरीर और पुरजोश आवाज़ सुनी। अपनी कलाई पर समन को अनदेखी सी तपश और शिद्दत महसूस हो रही थी। शाम ढले वो एक सी फूड रेस्टोरेंट में चले आए। वहीं अशर का दोस्त उसामा से मिल गया तो बातों बातों में वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। मगरिब के अज़ान के बाद वो घर पहुंचे। ज़हरा बेगम का हुक्म था कि समन को समंदर की सैर करा लाओ। इन सबको तो आउटिंग का बहाना चाहिए था। सुबह के निकले अब आए थे। कपड़े तब्दील करके समन ज़हरा बेगम के बेडरूम में आ गई। आओ आओ मेरे पास बैठो। वो मोहब्बत से मुस्कुराई और इसे अपने साथ बिठा लिया। वो आज की सैर के बारे में पूछ रही थी। इधर उधर की चंद बातें करने के बाद समन बेडरूम में आ गई। थकन से इसका बुरा हाल हो रहा था। अशर अभी टीवी लाउंज में था। इसने जल्दी जल्दी डबल बेड से तकिया और चादर उठाई। कारपेट पर तकिया रखकर वो लेट गई। आंखें बंद करके वो नींद की देवी को बुलाने लगी। जहन ना जाने क्यों अशर की समंदर पर की जाने वाली हर जुर्रत पर उलझ गया। बेख्तियार इसने दाएं कलाई पर धीरे से हाथ फेरा, जहाँ इसकी गुस्ताखी का लम्स अभी भी ताज़ा था। हम क्या करें? वो बेबसी से खुद कलामी करते हुए बड़बड़ाई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर समा ने चादर मुंह तक ले ली। अशर बड़े खुशगवार मूड में जॉर्ज माइकल का नगमा गुनगुनाते हुए अंदर दाखिल हुआ और लाइट ऑन की। कमरा एकदम तेज रोशनी में नहा गया। लेटे लेटे वो कसमस आ गई। अशर ने रिस्ट वॉच उतार कर टेबल पर रखी, जूतों से पाँव साथ की और वॉशरूम में नहाने घुस गया। चंद मिनट बाद तौली से कईले बालों को रगड़ता हुआ बरामद हुआ और मामूल के मुताबिक बालों में ब्रश फेरा। समन ने गर्मी की वजह से चादर चेहरे से सरका दी और आँख की झुर्री से देखने लगी। बालों का खूबसूरत जदीद स्टाइल और चौड़े मजबूत शाने पीछे से नजर आ रहे थे। अशर पलटा तो इसने आंखें और भी मजबूती से बंद कर ली। इसे ऐसा लगा कि जैसे अभी इसे वो देख रहा है। फौरन इसने करवट बदल कर इसकी तरफ से पुश्त कर ली। ओ माय गॉड, कैसी संगदिल लड़की मेरी किस्मत में लिखी है। अशर धीरे से बड़बड़ाया और लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया। समन की आंख सुबह मामूल के मुताबिक खुली। वजू करके वो जायनमाज पर खड़ी हो गई और खुशू खुजू से नमाज शुरू की। अशर एक्सरसाइज करने चला गया। समन फारिग होकर किचन में आ गई। सबके पसंद का नाश्ता बन रहा था। रसिया ने से गरम गरम चाय का कप पकड़ाया जो वो यूं ही थामे थामे लाउंज में निकल आई। सुबह पूरी खूबसूरती के साथ तलू हो रही थी। चाय के साथ साथ वो इस खूबसूरत मंजर को भी दिल में उतारती गई। दानिया यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी और जोया को भी उठाने की कोशिश कर रही थी, जो कसलमंदी से अभी तक बिस्तर में घुसी हुई थी। इतने में अंबर का फ़ोन आ गया कि वो भी अभी आ रही है। 20 मिनट बाद वो वाकई आ गई। ज़हरा बेगम ने नवासी को अकेले आने पर डांटा, पर वो मुस्कुराकर इनके गले से लग गई। रज़िया और अशरफ नाश्ते के लवाजमात टेबल पर सजा रहे थे। समन को देखते ही अंबर के चेहरे पर तनाव आ गया। समन ने आहिस्तगी से सलाम किया, वरना खुद से कंधे झटक कर रह गई। अशर भी नहा धोकर आ चुका था और अंबर के साथ इसकी कभी ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गई। सब हंसते बोलते खुश दिली से नाश्ता कर रहे थे। सिर्फ एक समन ही थी जो बॉयल अंडे का टुकड़ा कांटे में फंसाए बेदिली से बैठी हुई थी। सब मगन थे, किसी की तवज्जो इसकी तरफ नहीं थी। हंसते हंसते अशर की नज़र इस पर पड़ी। गर्दन झुकाए कांटा प्लेट में फेंटती समन किसी और ही जहान में पहुंची हुई थी। इसके साथ वाली कुर्सी पर सोनी बैठी हुई थी। अशर ने इसे अपनी सीट पर आने का इशारा किया, जो वो बिला चूं चुरा के उठकर इसकी कुर्सी पर आ गई। अशर, आराम से नाश्ता करो। ज़हरा बेगम ने टोका। इतने में वो कुर्सी का सीट कर समन के बराबर बैठ चुका था। अंबर ने तपती सी नज़र इस पर डाली, जबकि फैसलो गाजी खांस कर रह गई। ज़हरा बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। समन की तरफ से अभी ने कोई फिक्र नहीं थी। नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? अपने साथ मुझे भी भूखा मारने का प्रोग्राम है? वो इसकी तरफ झुककर धीरे से बोला। समन अचानक उठ खड़ी हुई और तेज़ी से डाइनिंग हॉल अबूर कर गई। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहले वो कॉलेज के लिए तैयार खड़ी थी। अब वो इस तरह अंबर की अंदर तक काटती, लहू लुहान करती नज़रों से तंसियां नजर में डूबे तहीरों से कुछ घंटे महफूज रह सकती थी। लॉन में एक हंगामा बपा था। अंबर, अशर, फैसल, आमिर, गाजी, सोनी, दानिया, जोया सब क्रिकेट खेल रहे थे। वो अभी भी कॉलेज से आई थी। यकीनन आज कोई भी यूनिवर्सिटी और ऑफिस नहीं गया, समन ने दिल में सोचा और बैग रखकर नहाने चलेगी। ज़हरा बेगम और ताई अम्मा भी घर पर नहीं थी। दोनों वलीद अफरा से आपके पोते के कक्के में गई हुई थी। समन को मायूसी से हुई। इसने खाना भी नहीं खाया। जहाजी साइज डबल बेड पर लेटते इसकी आंखें बंद होने लगी, वरना रात को नीचे सोते हुए बहुत डिस्टर्ब रहती थी। बस यार, मैं नहीं खेलता, बहुत गर्मी लग रही है। अशर ने पैड फेंक कर अदम दिलचस्पी जाहिर की। अभी गेम खत्म नहीं हुआ, शराफत से खेलो। वो सब यकज़बान होकर चिल्लाए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम सब शौक से खेलो। साथ ही इसने कदम आगे बढ़ाए। अंबर जोर जोर से चिल्ला रही थी, बेईमान बेईमान, पर वो नज़रअंदाज कर गया। यूँ भी कई घंटे से धूप में खेल खेल कर बोर हो गया था। अंदर का माहौल बड़ा ठंडा और खुशगवार था। वो जाते ही बेड पर गिर गया। चंद लम्हे बाद जब आंखें कमरे के माहौल से मानूस हुई तो समन को बेड पर सोते देखकर इसे हकीकतन झटका लगा। एक हाथ रुखसार के नीचे और दूसरा तकिए के गिर्द लपेटे बेखबर सो रही थी। खुद तो सो रही थी, मगर देखने वाले के होश उड़ा रही थी। वो उसे मदहोशी से करवट बदल कर देखे गया। कैसी कैसी वहशी और बागियाना ख्वाहिशें इसके अंदर तड़पने लगी। सरकश जज्बे पे बगावत पर आमादा हो गए तो वो घबरा कर बाहर निकल आया। वो सब इसी तरह खेल रहे थे। मैं भी आ रहा हूँ।
इसने अंबर को मतला किया और ख़ुद पानी पीने चला गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए इसकी नज़र टेबल के नीचे पड़ी तो हंसी छूट गई। फैसल और आमिर दोनों छीनने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। इसने नीचे झुककर देखा तो सबब जान गया। दोनों जोया के बनाए गए केक पर हाथ साफ कर रहे थे। मेरा हिस्सा भी दो वरना अभी सोया को बता दूंगा, अशर ने धमकी दी। आओ यार मिल बांट कर खाते हैं। फैसल को नाचारी से भी शरीक करना पड़ा। पाइनएप्पल केक वाकई बहुत मज़ेदार था, मिनटों में ख़त्म हो गया। अशर ने चुपके से हाथों पर लगी क्रीमी आमिर की इंपॉर्टेंट जीन से साफ़ की और केक की बाकियात बहाने से थपकी देते हुए इसकी शर्ट पर मल दी। समन 2-2.5 घंटे बाद सोकर उठी तो खासी फ्रेश थी। चप्पल पाँव में डालते हुए बाहर आई। आपको बड़ी अम्मा याद फरमा रही हैं, रज़िया ने आकर कहा तो समन ने कपड़ों पर नज़र दौड़ाई। ठीक है, बस बालों में ब्रश कर लेते हैं। ज़ाहरा बेगम और छोटी ताई इसकी सास को इसका यूँ सादा रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। लंबे बालों की समन ने कसकर चुटिया बनाई, आंखों में हल्का सा काजल भी लगा लिया और अपने तई मुतमिन हो गई। अस्सलाम वालेकुम, इसने अपनी मखसूस धीमी आवाज़ में सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब उठती हो। ज़ाहरा बेगम ने मोहब्बत भरी निगाह इस पर दौड़ाई। क्यों दादीजान, खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, हम चाय पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। छोटी ताई ने इसकी तशवीश रफ़ा की। भाभी इधर आ जाए हमारे साथ, गाजी ने इसे पुकार लिया। सोनी मेरा केक कहाँ गया? सब जगह देख ली, सिर्फ तुम्हें पता था कि मैंने केक कहाँ रखा है। जोया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वो सोनी को मशकूक नज़रों से देख रही थी। मुझे क्या पता? आमिर और फैसल खुद को लाताल्लुक रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, इसलिए भी इनकी तरफ मतवज्जा हो गई। आमिर की जीन्स पर लगी करीम ने इसे मुजरिम साबित कर दिया। बस फिर क्या था? जोया ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। वो बबेला करने लगा। अशर और फैसल के नाम भी झट उगल दिए। वो इसके बाल छोड़कर इनकी तरफ मुड़ी, पर वो कहाँ इसके हाथ आने वाले थे। जोया को लोन में खूब दौड़ाया था, खार कर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आमिर कहाँ इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त कर सकता था। प्लीज़ जोया, आई एम सॉरी, मुझसे केक के पैसे ले लो। वो घुटनों के बल इसके पास बैठ गए। हुए कुछ तो गड़बड़ा दिया। जोया की सिसकियों में शिद्दत आ गई। तुम तीनों ने केक खाए, तीनों पैसे दो या फिर सबको आइसक्रीम खिलाओ। इसने खासा महंगा मुतालबा किया जो फैसल को एक आंख नहीं भाया। इसने 10 रुपये निकाल कर जोया के हाथ पर रखे। तुम्हारे सड़े हुए केक की ये कीमत है, अशर ने मुक्का ताना। ओए जालिम, अपना हथौड़े जैसा हाथ रोक ले। आमिर ने फैसल को संभालते हुए से घूरा। अशर 2 दफ़ा मिस्टर पाकिस्तान रह चुका था, रोज़ाना कसरत करता था। रिहायशी हिस्से से हटकर इसने घर में क्लब तमीर करवाया था, जहाँ वो बाकायदगी से अपनी फ़िटनेस बरकरार रखने के लिए योगा की मुख्तलिफ मशक़ें और एक्सरसाइज करता था। दीगर कज़न इसके बॉडी बिल्डर जैसे जिस्म पर बड़ा रश करते थे। 2 गाड़ियों में भरकर वो स्नोपी चले गए। सब ने अपने अपने पसंदीदा फ्लेवर्स की आइसक्रीम मंगवाई। अशर, अंबर, दानिया, समन एक गाड़ी में थे। अंबर फ्रंट सीट पर बैठी अशर के साथ बैठी हुई थी। समन्ना चाहते हुए भी इन पर तवज्जो दे रही थी। अंबर ने अपनी आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद अशर की आइसक्रीम पर झपट्टा मारा। इस छीना झपटी में अशर की शर्ट पर आइसक्रीम गिर गई। लो खाओ नदीदी कहीं की। अशर अफसोस भरे अंदाज में अपनी शर्ट का हशर देख कर रह गया। अच्छा, साफ़ कर देती हूँ। अंबर अपने दुपट्टे से इसकी शर्ट साफ़ करने लगी। इस कोशिश में वो इसके बिल्कुल करीब आ गई थी। समन की आंखों में ये मंजर कांटे की तरह चुभा। वो इन दोनों की तरफ देख रही थी। आइसक्रीम पिघल पिघल कर इसकी कमीज़ के दामन को तर्क करने लगी। समन, जल्दी से आइसक्रीम खाओ, पिघल रही है, सोनी ने नदीदेपन से देखते हुए कहा। ये आप ही ले लें, हमें वैसे भी ये पसंद नहीं है। इसने झट पाकी आइसक्रीम इसे थमा दी। क्यों, क्या ये फ्लेवर पसंद नहीं है? अशर बाहर निकल आया। अंबर भला की पीछे रहती। बदजोक लोगों को इन मज़ों का क्या पता। वह सरासर समन का मजाक उड़ा रही थी। वो खामोशी रही। अशर ने बैरे को बुलाया और समन की तरफ झुका। तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? हमें कोई भी फ्लेवर पसंद नहीं है। न जाने कि उसके लहजे में सख्ती आ गई। अंबर को अशर की त्वचा बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं घर के लिए भी पैक करवा के ले जाऊंगी। अंबर ने इसकी जेब हल्की करवाने की फिक्र में थी। पूरी दुकान ले जाना, अशर ने फ्राख दीदी से कहा। भाभी, हम दोनों मिलकर खाते हैं। गाजी ने इसे यूं ही बैठे देखा तो चला। नहीं, हम नहीं खाते, इसने इनकार किया। देखिए भाभी, अगर आपने नहीं खाया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। वो सचमुच मुँह फेर कर खड़ा हो गया। अच्छा लाओ, हम खा लेते हैं। इसने खुद हाथ आगे बढ़ाया। ये हुई ना बात। वो मसरूर सा हो गया। ये छोटा सा लड़का जो तकरीबन इसका हम उम्र था, इसे बहुत अजीज़ था। FSC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट गाजी समन का बहुत ख्याल रखता था। वो भी पूरे घर में इससे आराम से खुलकर बात कर सकती थी। गाजी ने समन की तरफ आइसक्रीम वाला हाथ बढ़ाया। अशर ने आराम से आइसक्रीम ले ली। हमारे हाथ से भी खा लें। वो मुस्कुरा रहा था। थैंक यू, हम और नहीं खाते अब। हंसी मुस्कुराती समन एकदम सर्द हो गई। ना खाएं, हम तो खाएंगे। सुना एक दूसरे का जूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। अशर ने ऐनी सी जगह से खाना शुरू कर दिया जहाँ से समन ने छोड़ा था। वो सर झटक कर रह गई। बड़ी रोमांटिक बंदा। अच्छा, ज़हरा बेगम और जमाल के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सब शादीशुदा और साहब औलाद थे। सबसे बड़े दानियाल साहब का एक बेटा आमिर और एक ही बेटी दानिया थी। इनसे छोटे जैद साहब के 2 बेटे अशर और गाजी थे, जबकि हारिस साहब की 2 बेटियां जोया और सोनी और एक बेटा फैसल था। समरा की सिर्फ एक बेटी अंबर थी। जमाल कदर अपनी बीवी के साथ तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान चले हैं। वहाँ भी बड़ी शहाना ज़िंदगी गुजारी थी। यहाँ भी ऊपर वाले ने दौलत और इज़्ज़त से खूब नवाजा।
इनके कई कारखाने और फैक्ट्रियाँ चल रही थी। 8 साल पहले जमाल कदर वफ़ात पा चुके थे। अब ज़हरा बेगम नेक और सारतमंद औलाद और मोहब्बत करने वाले पोते पोतियों को देखकर जी रही थी। सब मिलजुल कर मोहब्बत से रह रहे थे। अच्छी रवायात की इनकी यहाँ पासदारी थी। समन की कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी। ज़हरा बेगम और उस्मा अशर पर दबाव डाल रहे थे कि वो समन को कहीं घुमाने फिराने ले जाए। शादी को 2 माह हो चले थे पर वो कहीं भी नहीं गए थे। अभी प्रोग्राम बन रहा था कि दानियल साहब का एक्सीडेंट हो गया। सारा घर बहुत परेशान था, पर शुक्र है कि इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। 15 दिन में डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। उस्मा बेगम ने फिर कहा कि दोनों घूम फिर आओ। अशर सख्त मुश्किल में था क्योंकि जानता था तन्हाई से बेकाबू कर देगी। वो अपने कॉल से फिर जाएगा। समन खुद भी नहीं जाना नहीं चाहती थी, पर बड़ों के आगे इन दोनों की एक न चली। इन्हें जाना ही पड़ा। अशर ने शुमाली इलाका जात को चुना। सबसे पहले वो कागान पहुंचे। सबसे अच्छे होटल में कमरा लेने के बाद वो ताज़ा तम होने के लिए गुस्ल करने चला गया। अच्छी खासी सर्दी थी। समन को अंदाज़ा न था कि यहाँ ऐसा मौसम होगा, क्योंकि सितंबर वैसे भी शुरू हो चुका था। इसकी छुट्टियां तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। काफ़ी दिन वैसे भी टाल मटोल में गुजार दिए। लाहौर का मौसम तो ठीक ठाक गर्म था, यहाँ अच्छी खासी खुनकी थी। वो तो बाकायदा कपकपा रही थी। हाय सितंबर च यह हाल हो रहा तो जेड़े जेड़े हुण जान दा सोच रहे जनवरी दे विच ओह अपने हालात आप ही सोच लो। अच्छा, गुस्ल के बाद अशर ने खाना कमरे में ही मंगवाया। समन ने चंद नवाले ही से दिल चाह रहा था लंबी तान कर सो जाए। अशर ने लाख कहा आओ ज़रा बाहर तक चलते हैं, पर वो ना मानी। वो अकेला ही निकल गया। मौसम यकायक बदल गया। आसमान गहरे बादलों की लपेट में था। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। अशर मज़े से घूम फिर कर काफ़ी देर से आया। रात गहरी हो रही थी। वो मुतफक्कर सी कुर्सी पर बैठी हुई थी। आंखें नींद के बोझ से झुकी जा रही थी। वो हल्के हल्के कांप रही थी। अशर ने गीली जैकेट उतारी और टेबल पर रखा मैगज़ीन उठा लिया। वो मर्द से कंबल में घुसा मैगज़ीन पढ़ रहा था। काफ़ी देर समन को नज़रअंदाज करता रहा, पर कहाँ तक आखिर से पुकार बैठा, प्लीज़ समन यहाँ आ जाओ। इसने बेड पर जगह बनाई, पर वह अनसुनी कर गई। लाचार इसने रूम सर्विस को फ़ोन करके एक और कंबल लाने के लिए कहा। चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। येस कम इन, अशर बोला। होटल का मुलाजिम कंबल उठाए खड़ा था। इसने चोर नज़रों से कमरे का जायजा लिया और कंबल रखकर मुड़ा। सर, क्या बेगम साहब से लड़ाई हो गई है? वो बड़ा शौक हो रहा था। अशर ने तेज़ नज़रों से घूरा। अभी चंड मार रख के इन्हें तो पता लग गया बेगम साहब ने लड़ाई है कसूला। तो वह खसी आकर फ़ौरन बाहर निकल गया। अशर ने मैगज़ीन रख दिया और चलता हुआ इसके पास आ गया। सम्मान ने भीगी पलकें उठाई। मुकाबिल अशर था। क्या हुआ है? वो बड़े धीमे लहजे में मुखातिब हुआ। हमें डर लग रहा है। वो ज़रा खिसक गई। तो आओ इधर सो जाओ। अशर ने हल पेश किया। नहीं, हमें आपसे डर लग रहा है। इसने असल वजह बताई। मुझसे? इसने अपनी तरफ इशारा किया। सम्मान का सर ज़ोर से हाँ में हिलाया। अजी, हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने इस कातिल रूप से डरो जो हम जैसों को बहकने पर मजबूर कर देता है। अशर के मानी के इस फिक्रे इसकी धड़कनों को उथल पुथल करके। इसने शिकवा करती नज़रें उठाई। अशर इसे बड़े गौर से देख रहा था। आप सो जाएं प्लीज़। वो घबरा गई। नींद किस काफिर को आएगी? इसने अफसोस से सर हिलाया। अगर मैं ना सोया तो तुम क्या कर लोगी मेरा? इतनी सी तो हो तुम। अशर के तेवर बदल के वो दहल कर उठ खड़ी हुई। आपने हमसे वादा किया था। समन की आंखें बरसने लगी। तो मैं कब वादा तोड़ रहा हूँ? मुड़कर दोबारा अपनी जगह पर चला गया तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। समन ने परेशान सी नज़र घड़ी पर डाली। 8 बज चुके थे मगर वैन अभी तक नहीं आई थी। मिसेस हाशमी ने 9 बजे से पहले आने की ताकीद की थी। आज इकनॉमिक्स का बहुत अहम टेस्ट था और वक्त की पाबंदी के मुकाबले में वो बहुत सख्त थी। अब तो 8:20 हो गए थे। किधर वैन के आने का कोई चांस ना था। अशर के सिवा तमाम मर्द ऑफिस और यूनिवर्सिटी जा चुके थे। वो बड़े ठाठ से 10 बजे के करीब ऑफिस से आता था। समन डाइनिंग हॉल में चली गई। अशर के सामने अखबार खुला पड़ा था और हाथ में चाय का कप था। अशर ने आहट पर सर उठाकर देखा। सफ़ेद यूनिफॉर्म में अपने दिलरुबा नकूश समेत बड़ी गैर मामूली और सूरज की अवलीन किरण की मानित वो बड़ी उछली उछली लग रही थी। वो अखबार छोड़कर इसकी तरफ मतवजा हो गया जो गुलाबी हाथों को मरोड़ी थी। आप हमें कॉलेज छोड़ आएंगे? इसने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से इसे देखा। ज़हे नसीब, क्यों नहीं छोड़ कर आएंगे? अशर खुश दिली से बोला तो इसने इत्मीनान का सांस लिया। आओ। अशर ने इशारा किया और बाहर निकल आया। वो नोट ना कर सकी कि इसकी आंखों में कैसी कैसी शरारतें नाच रही हैं। वो आमिर की CD 70 स्टार्ट करके बाहर ले आया। समा ने मोटरसाइकिल देखकर छुटछुटी सी ली मगर दिल मजबूत करती बैठ गई। वो कभी इस सवारी पर न बैठी थी। वैसे भी जब से कांता मोटरसाइकिल से गिरकर अपनी टांगें तड़वा बैठी थी तब से वो इस सवारी से खौफजदा रहती थी। अशर अच्छा खासा कवि हैकल था। इसके पीछे समन हसन जैसी 2 लड़कियां बआसानी छुप सकती थी। समन ने इसके वर्जिशी कमर को घूरा और सर झटक कर फाइल मजबूती से पकड़ ली। अशर ने रफ्तार एकदम बढ़ा दी। प्लीज़ स्पीड आहिस्ता करें, हम गिर जाएंगे। वो इसके कान के करीब जोर से बोली और अपने हवा से उठते दुपट्टे को बमुश्किल संभाला। फाइल हाथों से फिसली जा रही थी। बाल अलग हवा से उड़ उड़ कर चेहरे पर आ रहे थे और इस पर मज़दाद ये बेहुदा सवारी। इसे यूँ लगा जैसे वो अभी गिर जाएगी। मैं नहीं गिरने दूंगा, मुझे पकड़ लो। दूसरी तरफ मुकम्मल इत्मीनान था। वो बिगड़ गई। अशर भी कम ना था। बीच सड़क पर जैसे इसे सताने का तहैया किए हुए था।
जब इसने मोटरसाइकिल की रफ्तार और बढ़ाई तो समन ने दहल कर इसकी शर्ट पीछे से मजबूती से पकड़ ली। इसे यूँ लगा जैसे वो गिरकर अभी कुचली जाएगी, तभी आंसू निकल आए। मुझे तो ये सवारी बड़ी पसंद है, सारे फासले मिट जाते हैं। अशर को इसके खौफ की बिल्कुल भी परवाह न थी। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो शर्ट पकड़ते पकड़ते इसके खासे करीब हो गई। शोलों पर शबनम डाल दो अपने प्यार की, वो शरारत से बोला तो समन ने शर्ट छोड़कर पीछे से सहारा लेने की कोशिश की। लामहला से शराफत से बाइक चलाना पड़ी। इंसान का बच्चा बन जा अशर, होर बुढ़ी ने सुट के तो दी हड्डी पसली एक किती होवे। समन ने बिरयानी दम पर रखी और कबाब तलने के लिए निकाले। सलाद, हाय हाय, बिरयानी ते कबाबा का नाम अद्धी रात में लै रही है बीबी, क्यों भुख लवानी? पहले भी हल्की हल्की भूख फील हो रही है मुझे। और कस्टर्ड दानियाँ पहले बना कर रख चुकी थी। अब ये आखिरी आइटम था। यार कब तक खाना मिलेगा? अशर ने अंदर से आकर और आगे बढ़ाया। चूल्हे के ऐन सामने समन खड़ी थी। इसने समन की पुष्ट पर से झुककर पतीली का ढक्कन उठाया। नर्म नाजुक सी समन अशर के लंबे चौड़े वजूद के साय में छुप कर रह गया। वो इसके बहुत करीब था। उफ, जल गया। अशर ने ढक्कन फ़ौरन छोड़ दिया। क्या ज़रा जल गया? नरम दिल समन फ़ौरन घबरा गई। हाँ, हाय, उफ, वो चीखा। कहाँ से जला? ज़रा दिखाइए। अशर ने हाथ फ़ौरन आगे कर दिए। समन ने नमक पानी में घोला और इसकी तरफ मुड़ी। लाइए अपना हाथ। अंधे को क्या चाहिए था? 2 आंखें। इसने झट अपना हाथ इसे थमा दिया। समन ने बड़ी एहतियात से इसका हाथ पकड़ा कि कहीं भी जलने का निशान न था। यहाँ तो कहीं भी जलने का निशान नहीं है। वो हैरान होती हुई अशर ने कमाल होशियारी से इसके हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए। ठंडे ठंडे इसके हाथ छोटा छूना चाहूँ तो हाथ जलें। समन ने खफकी से अपने हाथ छुड़ाए। उफ, जल गया। वो फिर चीखा। अब के समन ने कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा, खाना कब मिलेगा? वो बेसब्री से बोला। 10 मिनट में तैयार है सब कुछ, वो आहिस्तगी से बोली। अगर 10 मिनट तक तैयार ना हो तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आखिर में खुद ही हंसने लगा। समन कबाब तलकर प्लेट में निकालने लगी। अशर ने एक कबाब उठाकर मुंह में डाला। फैंटास्टिक समन, आरा, हमने फैसला कर लिया कि तुम्हें एक अदद इनाम दिया जाएगा क्योंकि कबाब तुमने बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं। अशर का अंदाज़ बड़ा बेसाख्ता था। समन के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। लगता ही नहीं था ये उलाव वाली और लापरवाह सा लड़का नहायत होनहार इंजीनियर है। खाने की सबने तारीफ़ की। अपनायत का एहसास रगो पै में नशा बनकर दौड़ने लगा था। बेटा समन, फारिग होकर मेरे पास आना। ज़हरा बेगम ने डाइनिंग टेबल हाल से निकलते हुए मुड़कर इसे देखा तो वह उस बात में सर हिलाकर रह गई। मेज़ से बर्तन उठवाने के बाद वो वज़ू करके ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी। खुशो खुजू के साथ दुआ मांगी और फिर ज़हरा बेगम के पास चली गई जो एक किताब पढ़ने में मगन थी। इसे देखकर इन्होंने किताब रख दी। समन, अशर के साथ तो खुश तो हो ना? वो पूरी उम्मीद नज़रों से देख रही थी। समन को जी कहना ही पड़ा। अच्छा, वो बात इसे बताई कि नहीं? अगला सवाल बहुत ख़तरनाक था। नहीं, इसने नाअहली का एतराफ़ किया। अच्छा छोड़ो, मैं मुनासिब मौका देकर खुद बता दूंगी कि तुम वाकई बड़ी बुज़दिल हो। इन्होंने हंसते हुए इसे छेड़ा और इसका सर अपने सीने से लगा लिया। समन के रोए रोए में आसूदगी भर गई। वही ममता भरा लम्स था जिसके लिए वो तरसती थी। मेरी बच्ची, खुदा हमेशा खुश रखे तुम्हें। मैंने सबसे अच्छे लड़के का इंतखाब किया जो वक्त आने पर तुम्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके दम से इस घर में रौनक है। बहुत मुखलिस और अच्छा है। ज़हरा बेगम कहीं खो सी गई। देखते हैं कि मुखलिस से अच्छा लड़का ज़हरा बेगम की उम्मीदों पे पूरा उतर पाता है कि नहीं उतर पाता। और ये पास्ट का क्या राज है जड़ा नहीं दसिया? इन्हें कोई स्यापा पाना राज ने। कॉलेज से लौटी तो गैर मामूली सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से ये घर खाली है, किसी इंसान के वजूद से ना आशना है। इसने सब कमरे देख लिए, एक फर्द भी नहीं था। वो धड़कते दिल से लॉन की तरफ बड़ी सोनी बहुत परेशान लग रही थी। इसे ऐसे लगा जैसे कोई अनहोनी होगी। क्या बात है, सब लोग कहाँ हैं? इसने खदशात पर काबू पाते सवाल किया। समन, दादी जान की हालत अचानक ख़राब हो गई। सब हॉस्पिटल में। मुझे अशर भाई ने कहा कि घर पर रुको ताकि तुम कॉलेज से आकर परेशान ना हो जाओ। सोनी की हिम्मत थोड़ी बड़ी। वो घर में सबसे छोटी थी इसलिए कमज़ोर दिल थी। ज़रा ज़रा सी बातों पर परेशान हो जाती थी। अब कितनी देर से वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। अब इसने अपने साथ समन को भी शरीक कर लिया था। वो इससे भी गई गुजरी और बुज़दिल थी। इन्हें इस ताज़ा परेशानी पर तबादला ख्याल करते हुए कुछ ही देर हुई होगी कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। वो भागकर गेट पर पहुंची। सोनी का ख्याल था कि हॉस्पिटल से कोई आया होगा। इसका ख्याल गलत नहीं था। तायाजान और रशीद गाड़ी से स्ट्रेचर उतार रहे थे। इनके पीछे दूसरी गाड़ियां थी। दानियाल और जैद साहब और हारिस के कंधे झुके हुए थे। ख़वातीन की ज़ब्त के बावजूद चीखें निकल गई। ज़हरा बेगम को अचानक ही सीने में दर्द महसूस हुआ। बैठे बैठे वो लुढ़क गई। इत्तेफाक से रज़िया ने देख लिया। वो भागकर समीना और दानियाल साहब को बुला लाई। अशर घर पर ही था। फ़ौरन इन्हें हॉस्पिटल ले गया। बाकी सब भी चले गए। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद बताया कि इनकी मौत हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई है। तिबी इमदाद मिलने से पहले ही वो मर चुकी थी। शिद्दत गम से वो सब निठालते। समन तो सख्ते की कैफियत में थी। इनकी मोहब्बतें चाहते जार जार रुला रही थी। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। इन्हें गुजरे हुए 3 माह से ऊपर हो चले। सबको रफ्ता रफ्ता करार आ गया। हाय, बंदा चला जाता है बाकी पीछे वालों को तो फिर सब्र आ जाता है। अंबर और चमड़ा आई हुई थी। तीनों भाभियाँ खातिरदारी में मसरूफ़ थी। आखिर इनकी एक ही नंद थी। समन ने महसूस किया कि समरा की नज़रों में इसके लिए नापसंदीदगी बहुत बढ़ गई है।
अंबर के अंदाज से यूँ लग रहा था जैसे वैसे कच्चा चबा जाएगी। वो अशर पर अपना हक समझती थी, दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। सबका ख्याल था कि अशर के हवाले से अंबर इस घर में आएगी। दानिया, ज़ोया और सोनी भी इसे अशर के हवाले से छेड़ती थी, पर इसके अंदाज से कभी नहीं लगा कि वो अंबर को इस नज़र से देखता है। बिलाशुबा वो हज़ारों लड़कियों का आइडियल था। अंबर भी मन मंदिर में इसकी मूर्ति सजाए चुपके पूजा कर रही थी। इसके तमाम ख्वाब इस वक्त चकनाचूर हुए जब ज़हरा बेगम ने एक बिल्कुल ही अनजान और गुमनाम लड़की से अशर का रिश्ता तय कर दिया। पहले तो वो खुल्लम खुल्ला नफरत का इजहार नहीं करती थी, मगर अब वो आज़ाद थी। इसके अंदर तक जला देने वाली निगाहों से समन बचने की कोशिश में रहा करती। आज भी सब लाउंज में हंगामा बर्पा किए हुए थे। अंबर भी वहीं थी। इसने समन ने सलाम करने के बाद इधर का रुख नहीं किया। वो चुपचाप बगली लॉन वाली सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। पूरे चांद की रोशनी में नहाया हुआ लॉन बड़ा दिलकश लग रहा था। फरवरी की सर्द रात थी। इसने बाजू टांगों के गिर्द लपेट लिए। टीवी की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि यहाँ तक आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत गज़ल की आवाज़ आ रही थी। तन्हाई और बेबसी और कमाईगी मिलकर इस पर हमलावर होते हुए ऊपर से ये गज़ल वो धीरे धीरे सिसकने लगी। मैं तुम्हें सारी जगह ढूंढ आया हूँ, तुम्हारे बिना बड़ी वीरानी थी। अशर से ढूंढता हुआ चला और इसके साथ ही बैठ गया। समन ने दुपट्टे से आंखें रगड़ी। स्वेटर भी नहीं पहना, गंदी बच्ची। वो इसे मसनू गुस्से से घूरा था। हमें सर्दी नहीं लगती, वो बेहिस अंदाज में बोली तो अशर इसकी आवाज़ में नमी महसूस करके चौंक गया। समन क्या हुआ है? इसने इसका सर हिलाया। कुछ नहीं। समन ने बेदर्दी से इसका हाथ झटक दिया। कुछ तो ज़रूर है, प्लीज़ मुझसे कह दो ना। मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारा हर गम, हर दुख और हर आंसू मुझसे शेयर कर सकती हो तुम। दुपट्टे भिगोने का क्या फ़ायदा, मेरा गिरबान हाजिर है। आखिर में इसका लहजा मानी खेस हो गया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही नानो याद आ गई तो आंखें भर आईं। इनके जिक्र पर अशर भी उदास हो गया। इस घर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहो। दादी जान ने अहद लिया था कि समन को खुश रखना, और इस अहद को मैं आखिर दम तक निभाऊंगा। इसके लहजे में सच्चाई थी। थैंक्स सो मच। आप हमारे लिए ऐसे जज्बात रखते हैं। क्या बात करती जैसे मैं गैर हूँ। शोहर ने इसकी खफकी बजा दी। अच्छा प्लीज़ माफ़ कर दें। समन ने इसके आगे हाथ जोड़ दी। ये हुई ना बात। अशर ने जोश में इसकी कमर पर थुप मारी। तकलीफ की शिद्दत से वो कराह कर रह गई। इसका हल्का सा हाथ अच्छे भले बंदे को लुटाने के लिए काफ़ी था। वो तो फिर लड़की थी। अशर को तो फैसला और आमिर की आदत थी। बातों बातों में धूल धप्पे शुरू हो जाते। ऐ अल्लाह, फैसला अमर कित्थे, फैसला अमर जंडू भाई ते कित्थे नाजुक जी कुड़ी उंदे ते कमर सेक दी थी ना। अब मुझे सॉरी करना चाहिए। इतनी नाजुक सी तो हो, दिल के सबसे महफूज कोने में रखना चाहिए तुम्हें। वो उसके कंधे पर झुक सा गया और इसके मलबूस से हवास पर छाती हुई खुशबू आ रही थी। अशर के वजूद के साए तले वो छुप कर रह गई। समन क्यों इतना दूर भागती हो और कितना मेरे सब्र का इम्तिहान लोगी? आखिर क्या चाहती हो मुझसे? अशर का मूड यकायक तब्दील हो गया और इसने समन के दोनों हाथ अपने आहनी बाजू में मजबूती से जकड़ कर इसे खुद से करीब कर लिया। क्या मेरी खता नाकाबिले माफ़ी है? अशर की सांसें इसके चेहरे से टकराई। फिर बात होगी। समन एकदम पीछे हो गई। अशर ने इसके हाथ छोड़ दिए। वो अपनी तेज़ धड़कनों को मामूल पर लाने लगी। समन तुम जल्दी फैसला करो। बल्कि फ़ैसला करने की क्या ज़रूरत है? तुम तो मुझसे बदला ले रही हो। मगर यार, किसी से इस तरह बदला लेने के लिए ये सब बहुत होता है। अब बस करो और सीधी तरह मान जाओ। ये बड़ा पुरअज़म लग रहा था। समन इसे छोड़कर अंदर आ गई और अपनी जगह पर लेट की जहन सोचों के भवन में चकराया जा रहा था। क्या मुझे अशर को सब कुछ बताकर नए ताल्लुक़ की इब्तिदा कर देनी चाहिए? रह रह कर ये सवाल जहन में चकरा रहा था। यकीनन अशर को मुझसे मोहब्बत है, वरना वो इतने अरसे हरगिज़ आराम से न बैठता, ना मुझे अपनी मर्ज़ी चलाने देता। इसके किरदार की शराफत की तो वो कायल हो चुकी थी। इस कमरे की तन्हाई में इसने कभी अपना हक नहीं मांगा था, न छीना था, न कभी कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त में आया था। अपना आप इसने कभी वहशी जज्बों के हवाले नहीं किया। वो चाहता तो ज़बरदस्ती भी कर सकता था, इसे अपना हक कहकर चुप भी करा सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता तंग वो इसे ज़रूर करता था ताकि वो ज़िद छोड़कर हार मान ले, पर हद से वो कभी नहीं गुजरा। ना बेख्तियार हुआ। इसे ऐसे ही मर्द तो पसंद थे। एक फ़ैसला करके इसने आंखें मूंद ली। बीबी जी, आपका ख़त है। शरीफ की आवाज़ पर वो बेख्तियार चौंकी और इसने ख़त ले लिया। कमाल है, यहाँ हमारा कौन ख़त लिखने वाला है? इसने लिफाफा खोलते हुए सोचा। फिर जैसे ज़मीन और आसमान धड़ाम से इसके सर पर आ रहे थे, धुंधलाई आंखों से इसने ख़त के मजमून को पढ़ने की कोशिश की। डियर समन, आखिरकार तुम्हारा सुराग लगा लिया ना। तुम दुनिया के जिस कोने में भी जाओ, वहाँ ज़रूर पाओगी मुझे। अशर अच्छा है, मगर मेरी जान, कभी हम भी तुमसे थे। आशना, मेरे ख़त लिखने का मकसद तो तुम जान चुकी होगी। एक दफ़ा जो हमारा रह चुका हो किसी दूसरे के पास, फिर इसकी मौजूदगी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। फ़ौरन हमारे पास चलो, साथ चलो, वरना जमाल बिला के मकीन धक्के देकर खुद निकालेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, अपनी सच्चाई साबित करने का कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। अशर बेशक तुमसे मोहब्बत करता होगा, क्योंकि तुम हो ही ऐसी। मैं भी तो तुम्हें देखकर मोहब्बत करने लगा था, मगर मेरे पर्दा उठाने की देर है। इसके बाद इसके नज़दीक तुम्हारे अलावा वो रोए ज़मीन पर काबिल नफ़रत शय कोई नहीं होगी। मैं तो ये सोच सोच कर अंगारों पर लौटता हूँ कितनी रातें तुमने इससे प्यार भरी सरगोशियाँ की हैं। याद रखो, बहुत जल्द तुम्हें इससे हर ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा। और हाँ, बहुत जल्द ये बनफस नफीस मुलाकात होगी। बहुत चाहतों के साथ, तुम्हारा शहरियार जो कभी था। खौफ पूरी तरह इस पर हावी हो चुका था। अल्लाह शहरियार ने अंतरी मार दे दिया।
खौफ पूरी तरह इस पर हावी हो चुका था। दिल धक धक कर रहा था। कांपते हाथों से खत इसने दराज में पड़ी अपनी किताब के अंदर डाल। जब होश किसी तरह काबू में न आए तो वह जानमाज़ पर खड़ी हो गई। कितनी देर तक हिम्मत और इस्तकामत की दुआ मांगती थी। अब दिल में कदरे सुकून था, शहरियारी से खौफज़दा कर रहा था। कॉलेज आते हुए इसने नोट किया कि नीले रंग की गाड़ी मुसलसल इसकी वैन के पीछे। इसने खास तवज्जो न दी क्योंकि गाड़ी के शीशे काले थे। अंदर बैठा फर्द नजर ही ना आता था। छुट्टी पर वैन ने इसे गेट पर उतारा। समन ने बेल पर उंगली रखी। अचानक इसके करीब किसी गाड़ी के टायर चरचराए। वो बेख्तियार घूमी। सूबा वाली गाड़ी थी। अगला दरवाज़ा खुला। अंदर से शहरियार बरामद हुआ। इसे हाथ के इशारे से सलाम करके ये जा वो जा आन के आन में इस पर क़यामत गुजर गई। वो निढाल सी अपने कमरे में पड़ी हुई थी। शहरियार इसी शहर में था। किसी भी वक्त वो इसकी ठहरी हुई ज़िंदगी में तलातम बर्पा कर सकता था। शाम के 7 भी बज के वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। दिमाग एक नुक्ते पर ठहर चुका था। अशर को अपनी ज़िंदगी के बहरान से आगाह करने का फ़ैसला कर चुकी थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि अशर कमरे में आए तो वो इससे बात करे, मगर अब एक एक पल काटना भी माहौल था। वो रहायशी हिस्से से अलग क्लब में चली आई। हफ्ते में 2 दिन वो लड़कों को मार्शल आर्ट भी सिखाता था। बॉडी बिल्डिंग और मार्शल आर्ट के शौकीन बहुत सारे लड़के थे। समन ने बेताबी से दरवाज़ा खोला तो तेज़ मौसीकी कानों से टकराई। वो छत में नस्ब मशीनों पर एक्सरसाइज कर रहा था। काली स्लीवलेस बनियान और ट्राउज़र में मलबूस उसका जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। समन ने डेग ऑफ कर दिया तो वो अचानक पलटा। समन को देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई क्योंकि पहले वो कभी खुद इसके पास नहीं आई थी। अशर ने एक्सरसाइज का अमल मौकूफ़ कर दिया और उतरकर तौलिए से जिस्म खुश करने लगा। आपसे एक बात करनी है। समन ने इस तरह अंदाज में इसका हाथ पकड़ लिया। अशर ने एक नज़र अपने बाजू पर रखे समन के हाथ पर दौड़ाई और इसकी आंखों में चमक लहराई। एक नहीं 100 बातें करो स्वीट हार्ट। इसकी आंखों में शरारत झांक रही थी। देखिए प्लीज़ आप हमें तंग ना करें। इसके लहजे में बेबसी थी। अशर को इस आलम वो इतनी दिलकश लगी कि इसने बेख्तियार समन को अपने गर्म फौलादी बाजू में जकड़ लिया। दिल हुस्न की हजूर गुस्ताखियों पर हमारा था। देखिए प्लीज़ हमें आपसे बात करनी है। इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश में बेहाल थी। जब वो आवाज़ से रोने लगी तो अशर ने हाथ हटा लिया। इसके बाद वो रुकी नहीं। दरवाज़ा खोलकर भागती हुई रहायशी हिस्से में आ गई। अशर को इसकी बेबस सी कैफियत का सोचकर मखमूर सा होने लगा। इसकी बात को वो भूल गया, बल्कि इसके डरे सहमे हुस्न में गुम रहा। कपड़े बदल कर वो निकलने वाला था कि आमिर अंदर आ गई। यार अशर तुझसे कोई मिलने आया। आ देखिया अपनी चवलों में अशर ने दी गल नहीं सुनी। हुण आ गया। हुण देखो अशर दी गल सुन के की रिस्पॉन्स देंदा। कौन? इसने आमिर के साथ चलते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने तो इसे पहली दफ़ा ही देखा है। आमिर ने कंधे उचकाते हुए हाथों से बालों का सवारता वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। सोफे पर बैठी शख्सियत इसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो हैरान हुआ। समन मुझे ज़रूर जानती है। आखिर मैं इसका शौहर हूँ। मुझे शहरियार कहते हैं। अशर पफर गया। तुम होश में तो हो? इसकी आवाज़ बहुत ऊंची होगी, तभी तो सिटिंग रूम में बैठे सब लोग इधर चले आए। बेटा क्या बात है, तुम क्यों इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो? और ये कौन है? ताया ने सवाल किया। अंकल मैं शहरियार हूँ। मैं अपनी बीवी समन को लेने आई। ये देखें निकाहनामा और तस्वीरें। इसने जैसे धमाका किया। सब एक के बाद एक तस्वीर देख रहे थे। हंसती मुस्कुराती दुल्हन बनी समन और इसके साथ बैठा शहरियार। ये निकाहनामा भी तो झूठ ना था। आमिर समन को ले आया। अंदर के हालात देखते इसका चेहरा जर्द हो गया। बेहया। बड़ी ताई ने दाएं बाएं इसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारे। निकल यहाँ से। क्या मेरा बेटा रह गया था इस गुनाह के लिए? बाहर निकालो इसे। यहाँ ले जाओ यहाँ से। उस्मा बेगम गुस्से से थर थर काँप रही थी। प्लीज़ समझ चलो यहाँ से। मैं माफ़ी मांगता हूँ इनसे, मगर तुम्हें मुझसे इंतकाम लेने के इंतहाई दर्जे तक नहीं गिरना चाहिए था। शहरियार बोला तो फट पड़ी। नहीं नहीं, ये झूठ है, फ्रॉड है। वो अशर का बाजू का सहारा लेती हुई बोली। अशर साहब मैं चाहता तो आप पर हदूद ऑर्डिनेंस का केस भी कर सकता था। फिर रुक गया कि आप तो बेखबर हैं। असल में हमारी मोहब्बत की शादी है। एक बात पर नाराज़गी होगी। समन ने तो हद कर दी। मुल्क छोड़कर चली आई। आपकी दादी मोहतरमा भी इस धोखे में बराबर की शरीक हैं। आ गई और यहाँ नहीं सॉरी आपकी दादी मोहतरमा भी इस धोखे में आ गई और यहाँ आकर इसने इंतहाई पस्ती का सबूत दिया। शहरियार इसकी तरफ मुड़ा। ले जाओ इसे। जैद साहब ने इशारा किया। चलो समन आओ और प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। साथ ही अशर का बाजू पकड़े खड़ी समन को इसने घसीटा। नहीं नहीं, ये झूठ है। प्लीज़ अशर हमें बचा लें। इस शख्स से अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम यही बात आपसे कहने वाले थे। वो सख्ती से इसका बाजू पकड़े खड़ी थी। शहरियार ने पूरी ताकत से इसे घसीटा। वो अशर से लिपट के प्लीज़ हमें बचा लें। ताई अम्मी ताया अबू हमें बचा लें। शहरियार ने बड़ी बेदर्दी से इसका बाजू पकड़कर झटके से अशर से अलग किया और घसीटता हुआ बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वो मुसलसल रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपना बाजू छुड़ा रही थी, अशर को पुकार रही थी। तायब्बू से मदद मांग रही थी। वो तो जैसे हर एहसास से आरी होकर पत्थर का रूप धार चुका था। इतनी सी देर में क्या क़यामत बीत गई थी। चुपचाप वो कमरे में बंद हो गया और 3 रोज़ तक यूं ही रहा। चौथे दिन वो घर से निकला और वादागर्दी करके रात 2 बजे घुसा। फिर देर से आना इसका वतीरा बन गया। जैद साहब और उस्मा बेगम समेत सब इसकी हालत से परेशान थे। इसको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में वो भरपूर कोशिश कर रहे थे। इस रोज़ अंबर आई हुई थी। सबके मजबूर करने पर भी इनके दरमियान बैठ गया। अंबर ने अचानक गुफ्तगू का रुख समन की तरफ मोड़ दिया। वैसे थी बड़ी खुशकिस्मत। असली और नकली शौहर दोनों ही अपनी जगह ज़बरदस्त हैं। असली शौहर चॉकलेट हीरो और अशर तो बेचारा
पार्ट टाइम शौहर था और नकली शौहर एक्शन हीरो। इसका लहजा बड़ा तंजिया था। अशर का चेहरा खून रंग हो गया। मुड़कर अंबर पर झपटा। फैसल, आमिर और गाजी ने बमुश्किल से रोका। अंबर कहाँ बाज आने वाली थी। अच्छा ये तो बताओ, इतने दिन और रातें इसने तुम्हारे साथ जो बीवी की हैसियत से गुजारी हैं वो क्या है? तुम इन्हें क्या नाम दोगे? तुम तो बेखबर थे, मगर वो तो नहीं थी। इंतहाई गई गुजरी लड़की थी। अंबर के लफ्ज़ थे कि अंगारे वो खोलता हुआ उठ खड़ा आया। अशर के इटली जाने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। किसी के आंसू और इल्तिजाई से रोक न सके। अंबर, जिसका ख्याल था कि अब वो अशर को आराम से राम कर लेगी, अपनी नाकामी पर बल खा कर रहेगी। बहुत मायूस और टूटे दिल से अशर ने पाकिस्तान को अलविदा कहा और अनजानी राहों का मुसाफिर बन गया। इटली के दिलकश मनाजर इसकी उदासी न मिटा सके और ना ही वो सोया सोया रोमान परवर माहौल इसे मुतासिर कर सका। इसने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। जल्द ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में से मुलाजमत मिल गई। इटली आई से दूसरा माह था जब पहली बार इसने दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर आया तो सामने एक दिलकश और अजनबी हसीना थी। मुझे शारीन कहते हैं, वो अंग्रेज़ी में बोली। इनकी पहली मुलाकात थी, फिर हर रोज़ दोस्ती बढ़ती चलेगी। शारीन को अशर की उदास आंखों और मर्दाना वजाहत ने बहुत मुतासिर किया। वो बुनियादी तौर पर बरतानिया की रहने वाली थी। यहाँ तालीम की वजह से रहाइश पसीर थी और मुलाजमत भी करती थी। अशर से मुलाकात के बाद इसने अपने तमाम पुराने बॉयफ्रेंड्स की छुट्टी कर दी। आज रात शारीन ने इसे घर पर सालगिरह में मदऊ किया। मुकर्रर वक्त पर इसके यहाँ वो मौजूद था। शारीन किचन में थी, वहीं से बोली थी, आज बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी बॉडी एकदम हीरोज़ वाली है। हॉलीवुड की फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? मुझे शौक नहीं। वो एक मैगजीन की वर्क गिरदानी करने लगा। एक बार एक सहाफ़ी ने निकोल किडमैन से पूछा, आपको टॉम क्रूज़ की कौन सी चीज़ ने मुतासिर किया? तो वो बोली कि मुझे टॉम के मजबूत बाजुओं के मसल्स ने मुतासिर किया। अशर, मुझे इस तरह चांस मिले और मुझसे कोई पूछे कि आपको अशर की किस बात ने मुतासिर किया, तो मैं कहूँगी कि मुझे इसकी उदास आंखों ने, फौलादी बाजुओं ने, मर्दाना वजाहत समेत इसके किरदार ने मुतासिर किया। वो किचन से बाहर आकर इसके करीब बैठ गई। अशर, आई लव यू। जिस बात की यूरिश से पागल होकर वो इसकी तरफ बढ़ी, अशर ने को सिर्फ एक सेकंड के लिए शारीन की काली आंखों और दराज जुल्फों में इस दुश्मन जहाँ की झलक नजर आई। मगर इससे पहले कि मुँह से जिस्मों का तूफान इसे बहा लेता, वो होश में आ गई। झटके से कमरे से निकल गया। शारीन एहसास तौहीन से सुलगती रही। वो चुपचाप कमरे में पड़ा हुआ था। जख्म नए से इस तकलीफ देने लगे। बेख्तियार वो उठा और अपने बैग से एल्बम निकाल कर सामने घुटनों पर खोल कर रख लिया। पहले सफ़े में इस समन की तस्वीर जगमगा रही थी। कहीं माइयों के जर्द लिबास में वो दिल के तार छेड़ रही थी, तो कहीं वलीमे के सबज सूट में चैन करार लूट रही थी। कहीं रूसी लिबास में नजर झुकाई से अपनी तरफ देखने पर मजबूर करती। नहीं नहीं, तुम किसी और की हो। इसने एल्बम परे फेंक दी। इसे समन का रवैया याद आया कि क्यों वो दूर दूर और करेजा रहती थी, किस लिए इससे बचती थी। यह हकीकत तो अब आश्कार हुई। वो शहरियार की मोहब्बत की कैदी थी। तभी तो खुद को महफूज रखा अपने शहरियार के लिए, कि वो इसके सामने सुरखरू रह सके, अपने आप को, अपनी अना को, अपनी नस्वानियत को। यह एहसास अशर के लिए सख्त तकलीफ दे था कि वो पहले शौहर की मौजूदगी में इस मक्कार लड़की ने इसे शादी रचाई और मासूम व मजलूम बनी रही। यकीनन दादी जान को उसकी हकीकत मालूम न थी, वरना वो हरगिज़ अपने लायक फ़ायक पोते से इसका निकाह न करती। अशर के सहर से बचना आसान न था, मगर वो पहले शहरियार की दीवानी थी। अशर का जादू इस पर कैसे कारगर होता। बीते दिनों में इसकी नज़रों में घूमने लगे। यार आमिर, दादो कब आएंगी? अशर बेजार सा लॉन में घास पर लेटा हुआ था। वो इन्हें बहुत मिस कर रहा था। अब अच्छा, ये अशर का पास्ट आने लगा कि कैसे इसकी शादी हुई। अब तो इन्हें गए हुए 1 माह से भी ऊपर हो चला है। अशर, इनकी खालाजाद की नवासी की वालदा मोहतरमा वफात पा चुकी है और दादो इसे संभाल नहीं होंगी, इसलिए तो नहीं आई। आमिर ने ख्याल जाहिर किया। मुझे तो लगता है कि इन मोहतरमा ने दादो को किसी खास मकसद के लिए बुलाया। फैसल की बात अनोखी थी। इसी रात ज़हरा बेगम का फ़ोन आ गया। काफ़ी देर दानियाल, जैद और हारिस तीनों बेटों से बातें होती रही। इससे अगले रोज़ भी यही हुआ। घर की ख़वातीन से वो न जाने क्या क्या बातें करती रही। नौजवान नस्ल बड़ी बेताब थी, पर एक बात भी इनके पल्ले नहीं पड़ी। तीसरा रोज़ था। सब रात का खाना खाए थे। जब फ़ोन की घंटी बजी, दानियाल साहब ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ ज़हरा बेगम थी। वो सब भी इनकी तरफ मतवज्जा थे। चंद बातें करने के बाद दानियाल साहब ने जैद साहब को फ़ोन थमा दिया। ठीक है अम्मा जान, मैं अभी बात करता हूँ। मानेगा क्यों नहीं? हम सब कायल करने की कोशिश करेंगे, इसे मानना ही होगा। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा। आप भी बात कर लीजिएगा। जैद रिसीवर रखकर पलटे। अशर का जहन जाग चुका था। यकीनन कोई अहम बात थी। वो उठने लगा जब तैयबा ने इसे रोका। बैठो, एक ज़रूरी बात करनी है। बहुत संजीदा थे। ये तो तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारी दादी की इंडिया में एक वाहद रिश्तेदार है। इन्होंने ही अम्मा जान को फ़ोन करके बुलवाया था। इनकी हालत बहुत नाजुक थी। शौहर इनका पहले ही वफात पा चुका है। फ़कत एक बेटी। अब मसला ये है कि दिलारा बेगम ने मरने से पहले कहा है कि मेरी बेटी की वही वारिस है। अम्मा जान इस लड़की से तुम्हारे निकाह का फ़ैसला कर चुकी है और इस जुम्मा को टेलीफोन पर तुम्हारा समन आराम से निकाह है। शादी की बाकी रस्में पाकिस्तान आकर होगी। अब सारी बात तुम्हारे ऊपर है। अम्मा जान कल फिर फ़ोन करेंगे, इन्हें हाँ में जवाब देना। ताया ने गोया इस पर बम फाड़ दिया। लड़के लड़कियां सब सकते में थे। अशर का हाल मुख्तलिफ न था। हाँ, बाकी सबका पुरसकून अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो बाखबर है।
वो डाइनिंग हॉल से निकला है, अपने कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर काटते हुए इसके अंदर आग जल रही थी। जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, अल्लाह मियाँ की गाय हूँ ना कि इस जुम्मे को इनकार मत करना। वो दिल दिल में खोलता था कि नकल उतार रहा था। सुबह वो 11 बजे तक बिस्तर में घुसा रहा। दरवाजे पर काफ़ी देर से दस्तक हो रही थी। इसने उठकर दरवाज़ा खोला। आमिर और फैसल अंदर घुस आए। पापा ने कहा कि मम्मी से बेटा हो गया हमारा, अब जवान कर दो। बाद इसकी पक्की होती है उम्र, यही तो कच्ची, कहीं भटक न जाए, खुदा इसे बचाए। वो टेबल बचा बचा कर गाने लगे। वो सर थामे बड़े सब्र से इन्हें सुन रहा था। दादी जान का अभी अभी फ़ोन आया, हमने भी बात की। दादी कह रही हैं कि वो बहुत जल्द आ रही है, एक अदद मिसेस लेकर। आमिर का चेहरा टूथपेस्ट का इश्तिहार बना हुआ था। ये भी तो बताओ इसे कि वो कह रही थी कि अशर मेरा खून है, मान है, वो इनकार कर ही नहीं सकता। फैसल ने नकल उतारी। अशर उठकर अम्मी अब्बू के पास चला आया। वो गोया इसी की राह तक रहे थे। ये सब क्या है? मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसे मैंने ना देखा, जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ना हो। माय फुट, मैं इस लड़की से निकाह करूँगा जिसकी मैंने शक्ल तक ही नहीं देखी। मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? आमिर, फैसल और गाजी भी तो हैं। सब कुछ जानते हुए वो जोश में आ गया। आमिर की बात तो शुरू से जोया से तय थी। फैसल अपनी खालाजाद में इन्वॉल्व था और रह गया गाजी, तो वो भी पढ़ रहा था। अशर से 7-8 साल छोटा था। जैद साहब के सामने पहली बार इसकी आवाज़ बुलंद हुई। देखो अशर, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अम्मा जान ने बेहतर ही सोचा होगा। वो बता रही थी कि शक्ल सूरत की बहुत अच्छी है समन। अभी चंद दिन ही हुए हैं इसे एफए का इम्तिहान दिए हुए। उस्मा बेगम ने शौहर के चेहरे के बदलते रंगों को देखा तो सिर्फ शान से कायल करने लगी। इसी कश्मकश में जुमा भी आ गया। अशर ने हर एहसास से बेनियाज होकर निकाहनामे पर साइन कर दिया। सवाए अशर के सब इस फैसले से खुश थे। इसमें समरा और अंबर शामिल न थी। समरा कुछ भी न कर सकती थी, अलबत्ता अंबर इन्हें भड़का रही थी। अशर का आइडियल ऐसी लड़की थी जो इसके साथ चले तो लोग रश्क से देखें, इतनी हसीन हो कि चांदनी भी इसके सामने मानित पड़ जाए। वो खुद भी कम नहीं था। तवील कामत, कसरती जिस्म, बिला शबा व मर्दाना वजाहत का नमूना था। अंबर नानों से बहुत नाराज़ थी। से अनदेखी समन से नफरत सी हो गई। अचानक अशर के जहन में एक ख्याल कोंदे की तरह लपका। इसने फ़ोन के पास रखी नंबर नोट करने के वाली डायरी उठाई। मतलूबा नंबर 30 सफ़े पर था। इसने जल्दी जल्दी डायल किया। दूसरी तरफ बेल्स आ रही थी। इसका सारा वजूद समात बना हुआ था। चौथी बेल पर रिसीवर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मुख्तलिफ सा अंदाज था। मैं पाकिस्तान से अशर बोल रहा हूँ, आप कौन है? अशर ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब नज़ारा फ़ौरन नाम पूछा। हम समन है। तारुफ करवाने का अंदाज़ बड़ा अनोखा था। मुझे आपसे बात करनी है। वैसे ये आप पर जुल्म नहीं है कि आपका निकाह एक ऐसे लड़के से कर दिया कि जिसे आप जानती तक नहीं है, न देखा है। हमें इससे गर्ज नहीं, हमारे लिए यही काफ़ी है कि आप नानों के पोते हैं। देखा ना देखा बराबर है। सूरतें धोखा भी दे जाती हैं। समन बेख्तियार कहीं खोस ही गई। देखिए मोहतरमा, समन आरा, ये महज मेरी दादी जान की ज़िद है, वरना मुझे आपसे कोई लगाव नहीं है। हो सकता है कि मेरे साथ ये नाता जोड़कर आप खामखा दुखी हों। वो असल बात की तरफ आए। पर हम क्या करें? वो इसकी बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। देखें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ निकाह हुआ है। आप इनकार कर दें कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। वो उसे और ही राह दिखा रहा था। अब पसंद नापसंद का क्या सवाल। बहरहाल मेरे नज़दीक ये मामला अहम है। मुझे आप नापसंद है, आपको मैं वो हकूक़ और चाहत नहीं दे सकूँगा जिसकी आप तवक्का रखती हैं। वो दो टोक अंदाज में बोला। हमें भी आपकी ज़बरदस्ती की चाहत नुमा खैरात नहीं चाहिए। कहें तो लिख कर दे दे। समन का लहजा सख्त हो गया। याहू, इसका मतलब है कि आप ताउन करेंगी? अशर ने नारा बुलंद किया। कैसा ताउन? वो हैरान हुई। देखिए, आप मुझे पसंद नहीं करती, मैं आपको, पर ज़बरदस्ती हमें मिला दिए गए। क्यों ना हम एक समझौता कर लें, क्योंकि इस वक्त हम दोनों को इनकार करने की पोजीशन में नहीं है। डैडी तो शादी के कार्ड तक छपने दे आए हैं। मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस आप मेरा साथ दें। शादी के बाद फ़ौरन ही मैंने अलहदगी की तरकीब भी सोच ली है। आप फिक्र मत करें, मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे जानने वाले, अच्छी जगह आपकी शादी करवाऊंगा। अशर की बात सुनकर इसका दिमाग भग से उठ गया। ठीक है, ज़बरदस्ती के नाते हमें भी पसंद नहीं। अगर हमें आपकी नापसंदीदगी की खबर होती तो हम इनकार कर देते। बहरहाल हम आपके साथ हैं और हमारी शादी की आप फिक्र मत करें। आखिर में इसका लहजा रूखा हो गया। थैंक्स सो मच, आप वाकई बहुत ग्रेट हैं। वो वाकई बहुत ममनून था। तैनू तो पुत्र पता लगना जो तेरी संबंध नाल आमना सामना होना। ज़हरा बेगम समन समेत आ चुकी थी। इसकी आमद के साथ ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। समन ऊपर के पोस्टर में दानियाल साहब के यहाँ थी। अशर ने एक बार भी इसे देखने की कोशिश नहीं की। ज़हरा बेगम ने आने के बाद जो कहानी सुनाई, इसका खुलासा कुछ यूँ था कि दिलारा इनकी खालाजाद बहन की बेटी थी। ज़हरा बेगम की ये वाहद रिश्तेदार थी जो जिंदा थी। इसके बुलावे पर वो इंडिया गई थी। दिलारा के शौहर पहले वफात पा चुके थे। वो खुद दिल की मरीज़ा थी, जिनकी एक ही औलाद समन थी। इन्होंने ज़हरा बेगम से इल्तिजा की कि बिन माँ बाप की बच्ची अकेली रह जाएगी, आप जाने, आप इसे साथ ले जाएं और वहीं शादी कर लें। वो न जाने बचें या ना बचें, ये मर्ज इनकी जान लेकर टला। इनके क़याम के दौरान ही वो वफात पा गई। ज़हरा बेगम ने अपने पुरखों की कब्र पर फातिहा पढ़ी, अपना भाई घर देखा और समन के मामले को भी निपटाने का फ़ैसला कर लिया। घर के करता धरता ख़वातीन और हज़रात को भी समन से गहरी हमदर्दी थी। सबकी छेड़छाड़ से अशर बुरी तरह से खार खाने लगा इसे। जब से वो आई थी वो एक बार भी ऊपर नहीं गया। वो खुद भी नीचे नहीं उतरती थी। अंबर इसके बारे में अजीबो गरीब बातें करती।
बन्नो हमारी अनमोल सजावट ढोली ढोलक बजा के। जोया, दानिया, सोनी और दूसरी लड़कियों ने हंगामा बपा किया हुआ था। आज समन की मेहंदी थी। मेहंदी की रस्म रवायती अंदाज में अदा करने के बाद नौजवान लड़के लड़कियां दोबारा हल्ले गुल्ले में मगन हो गए। मायूं के जर्द सूट में मलबूस उदास उदास समन तमाम खवातीन की निगाह का मरकज बनी हुई थी। वो सब ज़ाहरा की पसंद की दाद दे रही थी। गाजी को भी वो बहुत अच्छी लगी। तकरीबन इसकी हम उम्र थी। भाई की किस्मत पर बेख्तियारी से रश्क आ गया था। अशर अपने कमरे में मुँह छुपाए पड़ा था। बाहर से आती आवाज़ें से मुसलसल डिस्टर्ब किए हुए थी। इसने तकिया कानों पर रख लिया और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने गुस्से से खोलते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर सब चंडाल चौकड़ी जमा थी। जिसे पहले के वो इनके आने का मकसद दरियाफ्त करता आमिर ने कुल का बचा हुआ उपटन इस पर उंडेल दिया। दानिया और जोया ने मेहंदी से गुलो गुलजार कर दिया। बाकियों ने इसे बड़ी मुश्किल से काबू किया हुआ था ताकि वो मनमानी न कर सके। अपनी अपनी हसरतें निकालने के बाद बस सब इसी तरह चले गए। इन्हें गालियाँ देता वॉशरूम में घुस गया। अशर ने वैसे चंगी नहीं हुई। कल अपनी मेहंदी पर वो कमरा बंद के ट्रेजेडी सॉन्ग सुनता रहा था। ये सब उसका बदला लिया था उन्होंने। फिर चंगा होया अशर दे नाल। तू ट्रेजेडी गाने सुन ला, तेरे नाल ट्रेजेडी उन्होंने कर दी थी कि हुन पुत्र हुन आराम ना सुन गाने। मोहतरमा समन ना, तुमसे तो मैं खूब निपटूंगा। मेरे साय से भी पनाह मांगोगी। पुत्र उन्हें तो मंगनी है कि तू भी फिर पनाह ही मंगनी के देखिए पहले किदा मिन्नतां करना पे बाद विच कि समन मैनू माफ़ कर दे, मेरे को होए की गलती हुई। इसकी सोच बहुत इंतकामी हो रही थी। उफ़, ये समन कितनी खूबसूरत है। सोनी ने आंखें बंद करके इसकी तारीफ की। जितना खूबसूरत चेहरा इतना खूबसूरत दिल है। जोया जो इसकी काफ़ी मिजाज आशना हो चुकी थी बोली, पर मुझे अंबर की बहुत फिक्र है। वो बहुत जुनूनी हो रही है। दानिया फिक्रमंद थी। है जब अशर ने इसे कोई वादे नहीं किए ना, चाचा चाची की तरफ से ऐसी कोई बात हुई है तो इससे ये हमाकते करने की क्या ज़रूरत है। तुम लोगों ने इसे अशर के नाम से छेड़ छेड़ कर खूब ख्वाब दिखाए। जोया ने सबको लताड़ा। बात सच थी, सो वो चुप हो गई। वो बारात के कपड़े फाइनल कर रही थी। सिर्फ कल ही का तो रोज़ था। अशर सारी दुनिया से नाराज़ कमरे में बंद था। मैले कपड़े, बड़ा व शेव आमिर ने दादी जान की मोहब्बत के वास्ते दे देकर हुलिया दुरुस्त करने पर आमादा किया। इसकी तरफ से कोई सरगर्मी देखने में नहीं आ रही थी। इसने कपड़े और दीगर चीज़ें भी बड़ी बेदिली से खरीदी। पुत्र एक बारी कुड़ी तो देख ला। अशर ने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। इधर उधर देखे बगैर वॉशरूम में घुस गया। इस वक्त गुस्सा नुकता अरूज पर था। आधा घंटा वो नहाता रहा। नहाकर बाहर निकला और बेजार सी नज़र इस पर डाली जो सर झुकाए बैठी थी। ये ले समन, मेरी तरफ से आप इसे अहदो इकरार या इजाज़तनामा भी समझ सकती हैं। अशर ने कागज़ निकाल कर बेड पर इसके करीब फेंका। ये क्या है? सर झुकाए वो इसी पोजीशन में बोली। इसमें यह लिखा कि ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी की वजह से जोड़ा गया। मेरा और आपका मियाँ बीवी वाला ताल्लुक नहीं होगा। ना आप मुझसे बहैसियत बीवी कोई हक मांगेंगी और ना मैं ऐसा कर सकूँगा। अपनी तसल्ली के लिए देख लें, मैं अहद शिकन नहीं हूँ। आप जिस तरह इस घर में आई हैं वैसे ही जाएंगी। प्लीज़ मेरा एतबार करें। ये कागज़ का मामूली से टुकड़ा नहीं है। वो यूं ही बेड से कदरे फासले पर खड़ा था। हमें मालूम है आप हमें पसंद नहीं करते, सिर्फ अपनी दादी जान की वजह से परेशान और मजबूर हैं। समन ने बहादुरी से अल्फाज को हकीकत का रूप दिया और बड़ी मुश्किल से भारी रूसी सूट समेटती बेड से उतरी। चूड़ियाँ, पायल और जेवर बज उठे थे। आप बहुत ज़हीन है। मैं बहुत जल्द अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अशर ने इसके झुके सर को घूरते हुए बेरहमाना अंदाज में कहा। उन्हें अशर दा हालात देखा ना, सारे तैयार हो जाओ। हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। जल्द ही अपने ठिकाने का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे हम। तब तक आप हम पर एहसान करें। हमारा FA का रिज़ल्ट भी अभी आउट नहीं हुआ। हम पाकिस्तान में माइग्रेशन करवाएंगे। आप चंद माह सब्र कर लें। किसी तरह भी हम हॉस्टल शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। वो आगे बढ़ी। एक मेहरबानी और कर, अपने सोने का इंतजाम सोफे पर या कारपेट पर कर लें। अशर खासी बदतमीजी से बोला। ठीक है, ये भी कर लेंगे। समन के अंदाज में एक बेफिक्री, आनोद, बेनियाजी और शहजादियों का सा तमतराक था। अशर को खासी हैरत हुई। वो हाथों से चूड़ियाँ उतारने लगी। ये अपने पास ही रख लें। बेड पर पड़ा तय किया हुआ कागज़ अशर लेकर इसकी तरफ आया। क्या है ये? चूड़ियाँ उतारते हुए मगन सी थी। दुपट्टा सरकाकर सर ऊंचा किया। एक बर्क सी अशर की निगाहों में कौंध गई। दूर देश की कोई शहजादी जिसे भटकते भटकते इधर आ गई थी। यार अशर साहब तक गए हुण। अशर जड़ियाँ भारी भरकम गल्लां कीतियां ना, तू ओंदे विच ही अपने मुँह दे बल डिगना। कीमती रूसी सूट में मलबूस नौखेज़पे ने की रनाइयों छुपाए कातिल वजूद अशर सामानिया समेटे अक्लो ईमान के छीनने के दर पे थी वो। अशर को एक झलक ही पागल कर गई। इसका इस शेर जैसा हाल था। कुछ ना बस में अगर हो क्या कीजिए, बस इसे देखते रहा कीजिए। लाएं दें। इसी मसरूफ़ अंदाज में इसने अशर से वह कागज़ लिया और करीब रख लिया। एक एक करके तमाम जेवरात उतारे। फिर बालों का जूड़ा खोला। दराज बाल इसकी कमर पर बिखर गए। अशर शौक का जहाँ बात की इसे देख रहा था और वो खुद को जीप भर के गालियाँ दे रहा था। समन ने बेड से तकिया उठा मुंह धोकर लेट गई। 4 मिनट बाद वो सो गई, पर अशर सारी रात ना सो सका। बार बार करवटें बदलता। नरमो का दास बिस्तर कांटों की तरह चुभ रहा था।
निगाह सोई भी समन पर टिक जाती और वापस पलट कर आने से इनकार कर देती। वो खुद बेहोश पड़ी हुई थी और इसके होश उड़ा रही थी। खुद ही तो धड़ल्ले से अहदनामा लिख कर दिया था। उन भुगत भुगत बच्चे, अब ना जाने किस जुर्म की सजा मिली, मुझे क्या खबर थी ये वही है जिसे मैंने बारहा ख्याल और ख्वाबों में देखा है। दिल तो यही चाह रहा था कि अभी इससे माफ़ी मांग ले, पर दिमाग ने रोक दिया। वो क्या कहेगी, कैसा कमज़ोर मर्द है, अपना अहद तक ना निभा सका, अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सका। क्या फ़ायदा ऐसी मर्दानगी का। वो खुद को मलामत कर रहा था। दो चार जुतियाँ भी मेल ला अपने आप में। सामान्य माइग्रेशन और दीगर मराहल तमाम मराहल से गुजरने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। 3rd ईयर की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने वो तैयार खड़ी थी। अशर कमरे में कुछ लेने आया। धीरे धीरे वो बालों में ब्रश फेर रही थी। अशर ख्वाम का ही चीज़ें उलट पलट करने लगा। बात सुने, आप शादी कब करेंगे? हमने आपसे वादा किया था ना कि जब तक हमारा रिजल्ट आउट ना हो आप सब्र करें। अब तो हमारा दाखिला भी हो चुका, आप दादी जान से बात करें ना। सामान्य मसरूफ से नज़र घड़ी पर डाली, उसे याद दिलाया रात को बात होगी। अशर का अच्छा खासा मूड ऑफ हो गया। वो इसे हैरान परेशान छोड़कर आ गया। पुत्र तेरी करनी है ये आ रही है हूँ हैरान परेशान हूँ मोड़ खराब हो गई है जो भी हो गई। अशर कमरे में अंधेरा किए पड़ा था। अभी 9:30 भी नहीं हुए थे। वो लेट गया और दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। नींद तो आ नहीं रही थी। यूं ही वो आंखें बंद किए हुए था। इसकी सोचों का सिलसिला टूटा और इसने आंखें खोल दी। समन अंदर आ गई थी और लाइट भी ऑन कर दी। आप इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो नीचे फ्लोर और कुशन पर बैठ की थी। अशर उठकर बैठ ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया और बगौर इसका जायज़ा ले रहा था। बेबी पिंक कॉटन की कमीज, सफ़ेद चूड़ीदार पजामे में वो खूबसूरत लग रही थी। गोरी गोरी बाहों में सफ़ेद और गुलाबी चूड़ियाँ छन छन बज रही थी। बालों की अगली लटें रुखसारों पर बिखरी हुई थी। कम उम्र की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। वो एक मुंह बंद करी थी। याद आया, आपने कहा था रात को बात होगी, प्लीज़ करें ना आप फाइनल। वो बहुत बेचैन थी। बहुत शौक है तुम्हें? वो अचानक गुस्से में आ गया। पता नहीं आपको गुस्सा क्यों हो रहे हैं। हमने तो आपको आपका अहद याद दिलाने की कोशिश की थी। वो सहम सी गई। तुम इस फजूल सेहत को भूल नहीं सकती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो दिल की बात कहने पर तुल गया। हमें आपकी शर्मिंदगी से गर्ज नहीं है। वैसे भी हमारा एडमिशन हो चुका है। हमारे पास इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि हम साल भर के लिए किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह सकते हैं। आगे देखा जाएगा। आप बेशक अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लें। समन ने सरासर इसकी नफ़ी की। वो तिल मिला के आज तक क्यों किसी लड़की ने नज़रअंदाज नहीं किया था। बहुत जम है खुद पर, वो मुकाबला करने वाले अंदाज में बोला। क्या नहीं होना चाहिए? इसकी बेनियाजी काबिल दीद थी। मैं भी कम नहीं हूँ, मगर हमें क्या, आप कम हो या ज़्यादा, हमें तो आपसे मोहब्बत नहीं है। सम्मा ने शाने उचकाए। और अगर मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूँ तो? अशर ने इतरा कर इसकी आंखों में झांका। हम मजबूर होकर कोई काम नहीं करते। वो लापरवाही से चुड़ियों को छेड़ रही थी। मगर मुझे जो पसंद आ जाए हासिल करके रहता हूँ। अशर ने से अपने इरादों से आगाह किया। गोया आप अहद शिकन है? वो बड़ी हैरानी से कह रही थी। इस पर घड़ों पानी पड़ गया। समन, आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। उसने सच बता ही दिया। मगर वो तजब्जब में थी। हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। आप हमें सोचने दें। इतना याद रखें कि फ़ैसला आपके हक़ में होगा। बस आप हमें मोहलत दे दें। समन बोली। मुझे मुश्किल तो होगी। खैर, जहाँ इतना सब्र किया वहाँ और सही। वैसे मेरी हदूद का तयन तो कर दो। वो शरारती से देख रहा था। हमें पता नहीं। वो बेबसी से बोली। अशर ज़बरदस्ती भी ना कर सकता था, इसलिए वो शेर बनी हुई थी। दिन ब दिन वो इसके लिए आजमाइश बनती जा रही थी। कई दफ़ा इसे यूँ लगा वो इख्तियार खो देगा और समन की नज़रों में गिर जाएगा। अपने ही अल्फाज इसका मुँह चढ़ाने लगे। वो हद से ज़्यादा इसका ख्याल रखता था। हमा वक्त वो जो उदासी में घिरी रहती थी, इससे बाहर निकालने की कोशिश करता था। मौका गया पास नोट वापस प्रेजेंट थे आगे से। देखते देखते 3.5 साल का अर्सा बीत गया। इस दौरान कई मुल्कों की खाक छान चुका था। कई लड़के इस सफ़र में टकराई, मगर वो किसी का भी असीर ना हो सका। सोफिया, अजाबेला, जैनी, ग्लोरिया, मैरी, सुमित्रा देवी और न जाने कितनी हसीनाओं ने सच्चाई से इसकी उदास आंखों का भेद जानने की कोशिश की, पर इसने सबका हाथ छटक दिया। आजकल वो जोहान्सबर्ग में था जो इसे गाजी का ख़त मिला। इसने मम्मी की बीमारी का दर्दनाक अंदाज में नक्शा खींचा। अशर ने फ़ौरन वापसी की तैयारी की। एक रोशन और उजली सुबह वो पाकिस्तान में मौजूद था। उस्मा बेगम कितनी देरी से सीने से लगाए रही। ज़ैद साहब के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। इतने अरसे में सबकी शादियाँ हो चुकी थी। कुंवारों में सोनी और गाजी ही बचे थे। गाजी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। सोनी की मंगनी अली से तय पा चुकी थी। 3 माह बाद इसकी शादी मुतवक्किल थी। देखते देखते 3 माह पर लगाकर उठ गए। सोनी और अली की शादी के कार्ड छपने चले गए। दानिया भी यूके से अपने शौहर और बच्चे के हमरा आ गई। घर भर में हंगामा बरपा था। वो शोर से बचने के लिए अपने कमरे में आ गया। जहन को इधर उधर करने के लिए इसने बुक शेल्फ से देखे बगैर किताब उठाई, इसे खोला। समन आराम BA फर्स्ट ईयर यानी पहले सफ़े पर इस दुश्मन जहाँ का नाम नीली रोशनाई से जगमगा रहा था। दिल ना चाहने के बावजूद वो पर किरदानी करने लगा। वो जान नहीं पा रहा था कैसे क्यों कर रहा है। अचानक एक लिफाफा इसकी गोद में आ गिरा। तजस्सुस से मजबूर होकर खोला। जूं जूं पड़ता गया इसके चेहरे का रंग बदलता गया। खोते जमाने दिया जान तो पहले कमरा सा छान मारदा ते 3-4 साल से जाया ते ना होंदे।
अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो संभल नहीं पाया, कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोला। सामने मम्मी खड़ी थी जो बहुत मसरूफ़ नजर आ रही थी। चलो बेटा मेरे साथ ज़रा एडवोकेट अली रज़ा की तरफ जाना है, इन्हें शादी का दावतनामा भी देना और मुझे इनसे काम भी है। पहले चंद दिन पहले ही अमेरिका से आए, वो इसे आगाह कर रही थी। चलिए मम्मी। दिल न चाहने के बावजूद वो तैयार था। जहन खत के मंदरजात में फंसा हुआ था। इसी कश्मकश में अली रज़ा के घर पहुंचा। अली रज़ा इसके ख़ानदानी वकील थे। इसके इटली जाने से कुछ अर्से पहले वो अमेरिका अपने बहू बेटे के पास चले गए थे। वो कुछ रोज़ कबल ही पाकिस्तान आए थे। वो इनसे बड़े इत्तेफाक से मिले। अशर बेटे मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है। ज़ारा बहन ने वसीयत की थी कि मैं इस वक्त तुम्हें दूँ जब तुम साहब औलाद हो चुके हो। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ चुका है। अरे हाँ, मुझे पूछना तो याद नहीं रहा। अशर कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अली रज़ा की बातों ने इसे चकरा दी। यकीनन कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर थी। अली रज़ा ने भूला वक्त खाकी लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। इसने माँ की तरफ देखा और लिफाफा खोल लिया। सबसे पहले इसके हाथ जो चीज़ आई वो एक खत था जो ये तहरीर ज़हरा कदर की थी और इसके मरने से पहले की तारीख इस पर दर्ज थी। अशर मेरे बच्चे, मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मुझे समन की भी फिक्र है कि इसका क्या बनेगा। बहुत बुज़दिल लड़की है, मैं इससे भी ज़्यादा बुज़दिल हूँ कि किसी को अपनी ज़ुबान से हकीकत बताने की जरूरत नहीं कर सकती। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि ये ख़त मेरे मरने के बाद तुम्हें इस वक्त दिया जाए जब तुम पाप बन चुके हो। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें इसका सामना करना ही था, तो यूं ही सही। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है कि मुझे सबको सूरत हाल बताकर एतमाद में लेना चाहिए था, पर मैं ऐसा ना कर सकी। समन का तुमसे पहले शहरियार जंग से निकाह हो चुका है, पर बमुश्किल ये निकाह 1 साल बरकरार रह सका। रुखसती से पहले ही रिश्ता टूट गया। शहरियार ने इसे स्कूल आते जाते देखा था। बड़े बाप का बेटा था, ज़मीनों जायदादों का मालिक और हुस्न परस्त। दिलरा ने छानबीन बिना रिश्ता कबूल कर लिया। इसके घर वाले मिलकर रस्म करके और शहरियार की ज़िद पर निकाह कर दिया गया। अभी 1 महीना भी ना गुजरा था कि इसने रुखसती की ज़िद कर दी। समन को अपने साथ घूमने फिरने के लिए मजबूर करने लगा। दिलरा पुराने वक्तों की औरत थी, ये बेहयाई इन्हें निभाई। फिर समन बहुत कम उम्र थी, मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ था। 15 वर्ष की भोली भाली लड़की की कोई इतनी जल्दी रुखसती करने के हक में ना थी। फिर आसपास के लोग शहरियार के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। इन्होंने शहरियार को कह दिया कि 18 साल के होने से कबल वह समन को रुखसत नहीं करेंगी। बस इसी जिद में आकर शहरियार ने समन को तलाक दे दी और बहुत जल्द एक हिंदू मॉडल गर्ल से शादी भी कर ली। 3 माह बाद वो दिलरा के घर आया और कहा कि मैंने तो समन को तलाक नहीं दी। हालांकि वो इसे तलाक दे चुका है, तहरीरन बेशक न दी हो, पर ज़ुबान से वो 3 बार तलाक दे चुका है। अब वो इन्हें रोज़ धमकियाँ देता है कि समन मेरी बीवी है, मैंने इसे तलाक नहीं दी। अब अगर आप कोर्ट में जाना चाहें तो शौक से जाएं, कोई गवाह नहीं है, अदालत मेरे हक में ही फैसला देगी। आगे का किस्सा तुम जानते हो। दिलरा ने मुझे इंडिया बुलवा लिया। दोनों माँ बेटियाँ परेशान थी। शहरियार ने कहा कि वो ज़बरदस्ती समन को उठवा लेगा। अगर दिलरा ना मानी, मैंने सोच लिया कि मैं समन को पाकिस्तान ले जाऊंगी। ये लड़की मुझे बहुत भाई। मैंने फ़ैसला कर लिया कि इसकी शादी तुम्हारे साथ ही करूँगी और तुमने मेरे मान का भरम रखा। तुम्हारे पाँव में जब बच्चों की जंजीर पड़ जाएगी तुम आराम से सोच सकोगे। तुम लोगों के साथ मेरी जायदाद में समन भी हिस्सेदार है। अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की तो माफ़ कर देना और समन को कोई दुख ना देना। इसके बाद खत अशर से पढ़ा ही ना गया, इसके हाथ से छूट गया। उस्मा बेगम ने गिरा हुआ खत उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया और जो हाल अशर का वो वही इनका भी हुआ। अली रज़ा जान के कि शहरियार लालच और हसद की आग में जलता हुआ समन तक पहुंच गया होगा। ज़हरा बेगम ने खुद तमाम दास्तानी ने सुनाकर वाहद राजदार का दर्जा दिया था और ये भी कहा था कि समन के इसके मफादात की हर हाल में हिफाजत करनी। यही इनसे भूल हो गई। अगर वो इंग्लैंड न जाते तो शायद ये दिलखराश वाक़या पेश ना आता। बस भरावा नसीबां जे इदां ही लिखिया सी। उस्मा बेगम ने हर बात इन्हें बता दी। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अली रज़ा ने सोचती नज़रों से फ़ोन की तरफ देखा, उठा लिया, फिर चुपचाप अशर की तरफ बढ़ा दिया। वो तो जैसे जल्जलों की ज़द में आया हुआ था। बेटा फ़ौरन घर आओ। जैद साहब बहुत उजलत में थे। एक जुमला कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे समन की जायदाद के कागजात भी इसे देने हैं। कुछ ज़रूरी कार्रवाइयाँ करनी है जिनके लिए मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल इनकी कानूनी हैसियत है। अगर आप कहें तो मैं समन के मामले में आपकी मदद भी करने को तैयार हूँ, बशर्त ये कि वो जिद्दी शख्स अपनी जिद छोड़ दे। अली रज़ा के लहजे में गहरा दुख था। न जाने उस्मा बेगम और अली रज़ा के दरमियान क्या क्या मज़ाकरात हुए। इसे एक लफ्ज़ भी, हरफ भी समझ में नहीं आ रहा था। इन्हीं सोचों के दरमियान भटकता हुआ घर पहुंचा। सब जैसे इसका इंतजार कर रहे थे। एक हलचल सी मची हुई थी। अशर बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। जैद साहब को अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे कि वो कैसे बात शुरू करें। डैडी कहें। थके थके अंदाज में इनके करीब बैठ गया। इस सबके चेहरों पर जैसे कोई कहानी लिखी हुई थी। बेटा, जब तुम अली रज़ा की तरफ गए थे तो इंडिया से शहरियार की वाइफ का फ़ोन आया। वो बहुत शर्मिंदा है, तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि फालिज की वजह से इसकी कुव्वत गोयाई भी मुतासिर हुई। और ये कि समन अपने पुराने घर में जैसे यहाँ से गई थी वैसे ही है। वो बेटे से इसके अलावा क्या कह भी कह सकते थे। वो बता रही थी कि शहरियार सिर्फ़ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इसे लाया था। इसे अपनी बात रद्द किए जाने का दुख था और इसे से यहाँ से ले जाते इसने समन को छोड़ दिया, क्योंकि कुदरत शहरियार से इंतकाम लेने वाली थी। यहाँ से जाते सबसे पहले इसकी टांगें फालिज से मुतासिर हुई और अब ये हाल है कि वह मुकम्मल माजूर हो चुका है।
जैद साहब ठहरे ठहरे अंदाज में बता रहे थे और सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। वो गाड़ी की चाबी लेकर निकला। आज इनकशाफ हुए थे। समन की बेगुनाही तो साबित हो चुकी थी। अली रज़ा टिकट ले आए थे। तय ये पाया कि गाजी और अशर जाएंगे। वो जाना तो नहीं चाह रहा था कि एक शर्मिंदगी सी थी, खौफ था जाने में उसका सामना कर सकेगा या नहीं। इसी शशोपंज में वो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकला। वीज़ा तेरा लग गया है ऐसे पहले? अशर तुम जाओ, मैं और गाजी ज़रा एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं, रात को मुलाकात होगी। इन्होंने एड्रेस से हमारे पास से गुजरती टैक्सी को रोक कर गाजी समेत बैठ के अशर ने प्राइवेसी देने की कोशिश की। अगो देखो अशर का इस्तकबाल कैसा होंदा। अब तुम्हें इधर ही रहना पड़ेगा। देख लिया इनकार का नतीजा। समझती होगी कि मैं तुम्हारे इश्क में पागल होकर तुम्हें लाया हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं। इतने दिन तुम एक मर्द की पनाह में रही हो, कितनी प्यार भरी सरगोशी और वारदातें की होंगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुमसे। और ये तलाकनामा भी शौक था ना तुम्हें, पकड़ो इसे। मैंने अपनी वाइफ नैना से भी मशवरा किया था। वो बाहर जा चुका था। मॉडल गर्ल नैना से शादी करने के बाद भी अफसोस का कांटा शहरियार के दिल से न निकला कि तितली पकड़ी तो है, हाथों पर रंग छोड़े बगैर वो उड़ गई। इसलिए वो कहता था कि मैंने तो समन को तलाक दी ही नहीं। बहरहाल अब तो इसने तहरीरी तलाक भी दे दी थी। समन की शादी के सुनकर इसके सीने पर सांप लौट के हसद का वो मारा शख्स खानदानी जायदाद को अय्याशियों में लुटा चुका था। अब समन की जायदाद के ऊपर इसकी नज़र थी। वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। मॉडल गर्ल नैना इसकी वजाहत पर मनमीठी, अच्छे खासे दौलतमंद खानदान की लड़की थी। इसने सबसे टक्कर लेकर इसे शादी की, पर कुदरत को और ही मंजूर था। शहर के की टांगें फाले से बेकार हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सारा जिस्म ही मफलूज हो गया। इस दौरान वो एक बेटे का बाप भी बन चुका था। शहरियार ने रो रो कर समन से माफ़ी मांगी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुदरत के इस मजाक पर रोए या हंसे। नैना दिलो जान से शहरियार की मशरकी औरत की मानद खिदमत कर रही थी। इसने इंडिया के हर बड़े डॉक्टर से इसका इलाज करवाया। नन्हे समार की 2.5 साल के होते ही इसने शहरियार के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की तैयारियां शुरू कर दी। नैना ने रिपोर्टें अमेरिका भिजवा दी जाने से पहले शहरियार अशर को तमाम सूरत हाल बताकर माफ़ी मांगना चाहता था। इसलिए इसने नैना से कहकर पाकिस्तान फ़ोन करवाया। वो जानता था समन बहुत खुददार लड़की है, खुद कभी फ़ोन करेगी ना जाएगी। तभी खुद इसने नैना से कहा कि वो इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाए। समन अपनी हवेली आ गई थी। इसकी वापसी का सुनते करीम और चंपा पुरानी मुलाजिम भी लौट आए। ज़िंदगी तो बसर करनी थी। तलीमी साल भी ज़ाया हो चुका था। इसने बीए का इम्तिहान प्राइवेट दिया। इन्हीं दिनों इसके साथ वाले घर में फ्रांस में मुकीम एक फ़ैमिली आ गई। इन्होंने घर खरीद लिया। समन के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। असमत और असमा 2 लड़कियां थी और दोनों अपना बेशतर वर्क इसके साथ घर गुजारती। असद अंकल मदारिस में अपने एक अजीज़ दोस्त की बेटी की शादी बीमा सलमा बेगम और असमत के किए हुए थे। चूँकि असमा के बीए ऑनर्स के इम्तिहान नज़दीक थे, वो नहीं गई और समन के पास रुक गई। रात भी वो इधर ही थी। वो समन की ज़िंदगी के इस कर्बनाक पहलू से वाकिफ़ हो चुकी थी। कई बार इसने मशवरा दिया कि अशर से रब्ता करो, पर इसकी खुददार फितरत ने ये गवारा ना किया। आहो उदों तो अशर ने एतबार किया नहीं, तो अशर हुण रब्ता करन ते कुछ सुनेगा ना चवल जिहा। वो बेमहर याद तो आता था, सादत की शाहत के शोख अंदाज मानी के इस बातें चाहत भरे फिक्रे भी याद आते। निकाह के फ़ौरन बाद इसके फ़ोन से वो हौसला छोड़ बैठी थी। इसे लगा कि वो भी शहरियार की तरह इसे छोड़ देगा। बाद के हालात ने साबित कर दिया कि वो इसे चाहने लगा। समन ने हर तरह से इसका इम्तिहान लिया और जब वो इस इम्तिहान में कामयाब करार देने लगी तो सारा खेल ही बिगड़ गया। इस तंग दिल ने किसी बात का भी इतबार न किया। वो नहाकर लॉन में आ गई और सीढ़ियों पर बैठ गई। इसका पसंदीदा हिस्सा था। असमा अंदर से गेट की बैल बजी, इसने नज़रअंदाज कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में ढीठ बनी रही चंपा और करीम भी नज़र नहीं आ रहे थे। असमा ही अंदर से निकली और उसे घूरते हुए गेट खोलकर झाँका। बाहर एक अजनबी मगर हवासों पर छाई शख्सियत थी। वो फ़ौरन मुतासर होगी। समन साहिबा यहीं रहती हैं? इसने शाइस्तगी से पूछा। जी हाँ, आप अंदर आइए। असमा ने हटकर इसे जगह दी और खुद समन की तरफ आ गई। यार बाहर एक हॉलीवुड का शहजादा तुझसे मिलने आया है। जसामत आर्नल्ड जैसी शक्ल, विलियम ब्लेडन जैसी और टॉम क्रूज से मिलती जुलती कद, स्टाइलों से भी ऊंचा और बालों का स्टाइल। बस एक तो मैं तुमसे तंग हूँ। हर वक्त हॉलीवुड के स्टार्स तुम्हारे जहन में गर्दिश करते रहते। समन ने हाथ उठाकर इसकी चलती जुबान को रोका। अगर इतना ज़बरदस्त बंदा मुझसे मिलने आता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर डालती। असमा पुरजोश अंदाज में एड़ियों पर घूमी और इसे अपने पीछे देखकर शर्मिंदगी से साख्त हो गई। साख्त तो समन भी हो गई थी। असमा नौवारिद की और समन की कैफियत देखे जा रही थी। इस शानदार से शख्स की आंखों में अचानक हज़ारों दिए जगमगाने लगे, जबकि समन टकर टकर इसे देख रही थी। अचानक इसका साख्त वजूद हिला। वो गजबनाक अंदाज में इसकी तरफ बढ़ी और दोनों हाथों से इसका गिरबान पकड़कर झटके दिए। क्या लेने आए हो अब यहाँ जालिम इंसान? क्या मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया? वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। असमा को सख्त शर्मिंदगी हुई। इसने शोला जवाला बनी समन को काबू करना चाहा। वो इसके हाथ भी झटक गई। निकल जाओ हमारे घर से, आई विल किल यू। वो बुरी तरह अशर को नोच रही थी। इसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी, नाखूनों से खराशें डाल रही थी। अशर के गिरेबान के तमाम बटन टूट चुके थे। सीने और बाजुओं से खून रसने लगा था। असमा को बड़ी हैरत हुई। वो लंबा तड़ंगा नौजवान समन जैसी नाजुक लड़की से मार खा रहा था। इसने एक बार फिर समन का हाथ रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद ही जब थकी तो रोते हुए अंदर भाग गई।
अस्मा की नज़रें हमारे शर्मिंदगी की उठी नहीं रही थी। आई एम सॉरी, पता नहीं से क्या हो गया। बहरहाल आप बैठिए, मैं डैडी के कपड़े लाती हूँ। वो दीवार फलांग कर दूसरी तरफ उतर गई। चंद मिनट बाद वो दोबारा सामने थी, हाथों में 3-4 शर्ट्स और सूट उठाए। थैंक्स सो मच, वैसे ही शर्ट मैं संभाल कर रखूँगा, बड़ी तारीखी है। अशर मुस्कुरा रहा था। अस्मा को गायत दर्जे की हैरानी हुई। मैं अशर हूँ, समन का शौहर। इसकी हैरानी दूर हो गई। रात अली रज़ा और गाजी भी आगे। इन दोनों से इसने वो सलूक हरगिज़ नहीं किया जो अशर के साथ किया था। इन दोनों ने न जाने से क्या कहा कि वो जाने पर राज़ी हो गई। सब ने खुले दिल से इसे खुश आमदीद कहा, अपनी गलतफहमी की माफ़ी मांग ली। सोनी और अली की शादी के कार्ड छप कर आ गए थे। वही हंगामा और शोर था। अब अशर को ये सब अच्छा लग रहा था। सारी उकताहट भाग गई थी। बैरून मुल्क और दूसरे शहरों से तमाम अजीज़ रिश्तेदार पहुंच चुके थे। समन सोनी के कमरे में विराजमान थी। जब से आई थी इसका ठिकाना वही था। घर में इतने मेहमान जमा थे कि अशर मिलने के बहाने ढूंढता और नाकाम हो जाता। और वो इतनी रूड हो रही थी कि पहले वाली समन लगती ही ना थी। अलबत्ता बाकी सबके साथ इसका रवैया अच्छा था। एक वही से रहता था। तो तेरा ही तो धोखा पोता कि तू होते तो बात ही नहीं किता, बाकी सारे ते गैर सी, तू ते अपना सी ना भाई। आज सोनी की मेहंदी आनी थी। शाम से हलचल मची हुई थी। किसी तरह तैयारियां खत्म होने में न आ रही थी। समन आयरन स्टैंड पर खड़ी सबके कपड़े प्रेस करी थी। भाई तुम्हारी नेवी ब्लू लाइन वाली टाई कहाँ है? गाजी से पूछ रहा था। मेरी वार्डरोब में देखो, और हाँ मेरे कपड़े देखो प्रेस होके आ गए कि नहीं। अशर भी इधर ही था। समन नजरों की गिरफ्त में थी। भाई भाई ये तुम्हारी शर्ट का क्या हाल हो रहा है? क्या किसी से लड़ाई हो गई? गाजी अहमद इसकी वही शर्ट उठाया आ गया जिस पर कहीं कहीं आगे की तरफ खून के धब्बे लगे हुए थे। हाँ लड़ाई हुई, और अब हिसाब भी लेना अपना। अशर एन समन के सामने खड़ा हो गया। वो नामहसूस अंदाज में रुख मोड़ गई। घर में सभी इसका ग्रेस महसूस कर रहे थे। उस्मा बेगम को तो सोनी से पता चला कि वो रात को सोती भी इसके कमरे में है। खफकी की यह अदा अशर के लिए जानलेवा थी। समन तैयार होकर अपनी धुन में मोमबत्तियों का थार उठाए टिश्यू का दुपट्टा संभालती सीढ़ियों से उतर रही थी। अशर ऊपर जा रहा था। वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। इसी तेजी में इसने समन को भी न देखा। वो बुरी तरह से टकराई मोमबत्ती और मेहंदी का थाल नीचे जा गिरा। संभलने की कोशिश में समन का पाँव रपट गया। वो मारे तकलीफ के वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। चलो ऊपर, मैं कोई दवा लगा देता हूँ। अशर से सहारा देने को बढ़ा। डोंट टच मी। तकलीफ फरामोश करके रोना भूल कर वो बोली। अगर कोई और वक्त होता तो अशर से इस बात का जवाब देता, मगर अफसोस हर तरफ लोग आ जा रहे थे। वो गुस्से में लंबे लंबे डग भरता ऊपर चला गया। रात को महफिल मौसीकी का प्रोग्राम था। इस वक्त पंडाल में तिल धरने को भी जगह न थी। सामने सोनी और अली के साथ आमिर, जोया, अशर और गाजी बैठे हुए थे। जोया ने इसे देखा तो पुकार बैठी और सोनी के साथ इसकी जगह बनाई। नाचार पर आ गई। इसे बैठते कुछ देरी हुई थी कि इसके दाएं पैर में शदीद दर्द शुरू हो गया। तकलीफ की शिद्दत से आंखों में आंसू भरा है। जोया फ़ौरन मतवज्जा हुई। आप ही, हमारे पैर में शदीद दर्द हो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सचमुच वो रो दी। अशर, समन के पाँव में दर्द हो रहा है, इसे अंदर ले जाओ और फ़ौरन डॉक्टर नादिर को फ़ोन करो। जोया इसका बाजू पकड़कर खड़ी होगी और अशर की तरफ बढ़ाया। इसने समन को अपने मजबूत बाजुओं का सहारा दिया। कोई और वक्त होता तो वो सहारा हर किस कबूल ना करती, पर इस दर्द ने सब कुछ भुला दिया। अशर ने फ़ौरन नादिर का नंबर डायल किया और इसे जल्दी आने की ताकीद की। समन बाकायदा हिचकियाँ लेकर रो रही थी। क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? अशर ने पूछा। वो नज़रअंदाज के रोने में मसरूफ़ रही। वो बेड पर इसके पास बैठ गया। हाथ हटाओ, पाँव देखूँ। समन ने मजरूब पाँव को सख्ती से पकड़ा हुआ था। अशर ने इसका हाथ हटाया। सफ़ेद और गुलाबी इम्तजाज लिए खूबसूरत मरबनी पाँव पर बज़ाहिर कोई निशान न था। डॉक्टर नादिर ने कोई मरहम नमा दवाई लगाई और गोलियां देकर फ़ौरन पानी से निकलने के लिए कहा और रुखसत हो गए। चंद मिनट बाद इसे वाकई सुकून आ गया। अशर पर नज़र पड़ी तो सब याद आ गया। उसके बेडरूम में थी। इसने पाँव नीचे किए। आराम करो, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। इसका इरादा भांपते बिजली की देरी से उसकी तरफ आया और फ़ौरन परे हुई अशर के लबों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो गौर से इसे देखने लगा। मैरून शर्ट और टिश्यू के चूड़ीदार पजामे में मलबूस रोए रोए बिखरे बिखरे हुलियों में बड़ी दिलकश लग रही थी। वो बखूबी इसकी वारिफ्ता और गर्म निगाहों को महसूस कर रही थी। ख्वामखा वो चूड़ियों से खेलने लगी। चंद मिनट बाद नजरें उठाई कि शायद वो इसे ना देख रहा हो, पर वो तो टिकटिकी बांधे इसे देख रहा था। इसकी शौक बहकी बहकी वारिफ्ता निगाहों ने इसे बौखला दिया। सारी मजबूती और सख्ती भाप बन कर उठ गई। गाजी के बुलावे पर बाहर किया तो इसने सुकून का सांस लिया। सोनी रुखसत होकर अली के घर चली गई। ऐसे में समन ने अपनी वापसी का ऐलान करके सबको हैरत में डाल दिया। सभी से रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। उस्मा बेगम ने वास्ते दिए थे। अशर ने इतने अरसे बाद खुशी देखी, इस खुशी को मत बर्बाद करो। वो गिड़गिड़ाई। दानियाल, जैद, हारिस सब ने रोका। दानिया, जोया, सोनी ने वास्ते दिए। गाजी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जा रही है। भाभी आप मजाक करिए ना, आप ऐसा जुल्म मत करें प्लीज़। वो गिड़गिड़ाया। कोई मजाक नहीं करे हम, और हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ इसका हिसाब कौन लेगा? हमारा खुद से वादा था कि हम एक बार यहाँ ज़रूर आएंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। कुदरत ने खुद ही ये काम कर दिया। अब हमारे रुकने का कोई जवाब नहीं है। वो बेरहमी से बोली। भाभी भाई मर जाएगा। पहले वो खुद को धोखा देने के लिए दूसरे मुल्कों की खाक छानते रहे। मम्मी इनकी जुदाई में बीमार हो गई थी। अब कुदरत ने सचमुच हमें खुशियाँ दी। प्लीज़ इनका ख्याल करें। आई एम सॉरी। वो बहुत संगदिल हो रही थी। कल
वो जा रही थी, मौसम अबर आलूद हो रहा था। रात वो कमरे में घुसी अपना छोटा मोटा सामान पैक कर रही थी। जब वो दरवाज़ा खोले इसके संभलने से पहले अशर अंदर आ चुका था और दरवाज़ा भी बंद कर चुका था। मुझे छोड़कर जा सकोगी? वो धीरे से बोला। हाँ, वो इतनी तेज़ी से बोली अशर होश से बेगाना हो गया। टाख! इसका थप्पड़ समन का मुंह लाल कर गया। अब बोलो, जाओगी? वो दरिंदों की तरह गुर्राया। वो धीरे धीरे सिसक रही थी। चलो आ चंगा, आ तू मनान आया कि धमकियाँ लान आया कि कुट्टन आया? पहले डिसाइड कर ला पुत्र। मैं पूछता हूँ, अब जाओगी? अशर ने गुस्से में से बेड पर धक्का दिया। वो रोती रही। एक सूरत में जा सकती हो, ये लो और मुझे मार दो, मेरे जीते जी तुम यहाँ से नहीं जा सकती, कभी नहीं। अशर ने दरवाज़ा खोलकर रिवॉल्वर इसकी तरफ फेंका। वो इसी पोजीशन में गिरी सिसकियाँ ले रही थी। पकड़ो इसे और फैसला करो, आर या पार। अशर ने ज़बरदस्ती से रिवॉल्वर थमाया। आप इंतहाई ज़ालिम हैं, वो फ़कत यही कह सकी। प्लीज़, मैं मुंतज़िर हूँ। वो इसी आलम में था, समन के हाथों से रिवॉल्वर छूटकर कलीन पर गिर पड़ा। बस इतनी हिम्मत थी? अशर ने से चिल्लाया। हम किसी चिड़िया के बच्चे तक को नहीं मार सकते और आप हमें पिस्टल देकर एक जीते जागते इंसान को मारने को कह रहे, वो भी खुद को? वो बेड से उठी। खूब फरमाया मोहतरमा आपने कि आप चिड़िया के बच्चे को तक को नहीं मार सकती, और वहाँ आपने अपने घर में एक 6 फुट के लंबे तिरंगे इंसान को जो हशर किया था, इसकी निशानियाँ अब भी बाकी हैं। अशर ने शर्ट के बटन खोलकर सीना और गर्दनी से दिखाई जहाँ खराशे पर खून जमा हुआ था। आपको तो बस तंज करना ही आता है, शर्मिंदगी में वो यही कह सकी। हाँ साहब, हमें तो बस तंज करना आता है और आपको तो दिल जलाकर राख करना आता है, जख्म लगाना आता है, तड़पाना आता है। कभी पूछा मुझसे कि अशर तुम्हारे जख्मों का क्या हाल है जो हमने अपने शाहकार हाथों से लगाए थे? वो इसके मुकाबिल खड़ा शौक नज़रों से देख रहा था। अल्लाह हुणे मरन मारन तो तुले ऐसे तो हुणे नज़र भी शौक कर लिया उन्हें। बस हमसे गलती हो गई थी, वो रहान सी हो गई। गलती की भी खूब गई। गलती ये भी हो सकती थी कि आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे ज़ख्मों का मुआयना करती, मरहम लगाती, हाल अहवाल पूछती। वो पूरी फॉर्म में आ चुका था। समन की झुकी नज़र हैरानी से उठी। वो इसकी शरारत जान चुकी थी। रुक जाओ ना। दुनिया भर की इल्तिजाएं अशर के लहजे में सिमट आई। हरगिज़ नहीं, बहुत दर्मी से बोली। क्या? अशर को शौक सा लगा। न जाने क्या सोचकर वो अपने बैग की तरफ बढ़ी और ये तय किया हुआ कागज़ निकाला। वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ी। आपका यह अहदनामा भी तायाबू को दिखा कर जाएंगे। यह अहदनामा भी तायाबू को दिखा कर जाएंगे। पल भर में उसकी शरारत जानकर झपट कर इसकी कलाई पकड़नी चाहिए। गाजी प्लीज़ हेल्प मी। वो सबके महवे ख्वाब होने की परवाह किए बगैर चिल्लाई। अशर ने इसकी कलाई एकदम छोड़ दी क्योंकि गाजी के साथ सारा शरीर टोला भी था। वो तुझसे इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आवाज़ दे और वो कूद पड़े। हम ड्रॉप सीन देखने आए। नई नई दुल्हन सोनी सबसे आगे थी। मैं एक एक को देख लूँगा। वो कहरलूत नज़रों से सबको देख रहा था। बच्चों बच्चों, तुम्हें तो पहले अंकल और आंटी देखेंगे। आखिर इन्हें भी तो पता चले कि साहबजादे किसी और को पसंद करते हैं और अहदनामे लिख कर दिए जाते हैं। आमिर को शायद पता चल गया था, तभी तो वो समन के हाथ में था। मैं कागज़ का एजेंट 007 की तरह जायज़ा ले रहा था। अशर ने लपक कर इसे काबू कर लिया। वो हमारे हंसी के बेकाबू हो रहा था। रुत है हसीन रंगीन समा, रुक जाओ ना, रुक जाओ ना। कैसे कहूँ तुम्हारे लिए इस दिल में छुपे हैं क्या क्या अरमां। गाजी ने डेक का बटन ऑन कर दिया। सारे घर में म्यूज़िक की आवाज़ फैल गई। मैं अभी सबको बता कर आता हूँ कि आप नहीं जा रही। वो अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। अब सब इन्हें घेरे खड़े थे। अशर बुरा फंसा था। समन हंसने से दूरी होगी, मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही थी। देख लूँगा तुम्हें मैं। इसने मुंह पर हाथ फेरते हुए समन को धमकी दी तो वो जोया की ओट में होगी। बुजुर्ग हजरात इधर तशरीफ़ ला रहे हैं। गाजी भागता हुआ आया। प्लीज़ समन, ये कागज़ मुझे दे दो। अशर गड़बड़ाया। हरगिज़ नहीं समन, ये इसके खिलाफ सबूत है हमारे पास। वो सब एक जुबान होकर चिल्लाए। क्या ख्याल है, दे दे? वो शाहाना बेनियाजी से बोली। दे दें, देखे ना भाई का हाल क्या हो रहा है। गाजी ने सिफारिश की। अच्छा ये लें। वो आगे भी अशर ने सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर इसका बाजू थाम लिया, सरगोशी की। ये सब अभी चले जाएंगे, फिर तुम मेरे रहमो करम पर ही होगी। देखूंगा तुम्हारी हिम्मत। वो साफ धमकी दे रहा था। समन ने बाजू छुड़ाया। ये क्या कह रहा था? जोया, सोनी और दानिया इसकी तरफ झुकी। वो मुस्कुराई। 3.5 साल पहले के तमाम खौफ भाप बनकर उठ चुके थे। वो क्यों ना खुश होती। अब तो खुशी पर इसका हक बनती थी। इसे कहीं नहीं जाना था। इसकी आखिरी मंजिल अशर ही था जो इसे अपनी शोख और गुस्ताख आंखों से देख रहा था। ये सब इसके अपने थे। दुख मिलते हैं तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर खुशी भी ज़रूर मिलती है। आंसू पंजर में रह जाते हैं, सामने तो बस उजाला ही उजाला होता है। आगे के रास्ते बहुत साफ थे और अशर जैसे हम सफ़र हो तो ज़िंदगी हसीन हो जाती है। लड़कों के नरके में फंसे अशर को देखकर वो फिर मुस्कुराई और सूदा सांस ली। बाकी हसीन थी और इसे रुकना ही था। रुत वाकई हसीन थी और इसे रुकना ही था। जी तो गाइस, यहाँ पे खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो मुझे तो ये नावल छोटा सा पसंद आया, लेकिन अभी इसको पढ़ने में बहुत टाइम हो गया। मैंने बड़ी औखी कौड़ी की है। इतनी छुट्टियों के बाद ना वापस कम बैक करना बहुत औखा काम है। और फिर जब आप बीमार भी हों और आप शदीद किस्म के मसरूफ़ भी हों, पहले ब्याह की मसरूफ़, अच्छा शादी,
पहले शादी से पहले शादी की तैयारी की मसरूफियात, फिर शादी आ गई जी, शादी की मसरूफियात, फिर जो शादी तो बाद आफ्टर शॉक्स लगते हैं कि मेहमान आ जा रहे, उस तो बाद समान इतना खड खलारा गंद, वो उसकी मसरूफियात बस रीच तो हिली पई है। फिर उस तो बाद जो आफ्टर शॉक्स के बंदा बमार हो जाए तो वो एक वखरा केस है। हाले तो यूनिवर्सिटी जाना, उधर जी 2 हफ्ते की छुट्टियां की यूनिवर्सिटी, वो एक सैपरेट केस है। पता नहीं रीच ने क्या क्या करना। अभी पहले शादी की थी, अब शादी के पखेड़े आफ्टर शॉक समेट रही हूँ। बस आपने बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक मुझे जल्दी से शिफा दे दे, ताकि अब तसलसल ना टूटे, आपकी बहन की कम बैक हो जाए। अब पता नहीं ये एपिसोड कब अपलोड होती है। नावल रिकॉर्ड भी मैंने 2 दिन में मर मर के किया। तबीयत ही इतनी सही थी और फिर कुछ फुर्सत नहीं थी। लेकिन अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी रेगुलर हो जाऊँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अफ़सूने जान देने की भी पूरी कोशिश करूँगी। अब देखती हूँ इसके बाद कोई और पढ़ते हैं या अफ़सूने जान। मेरे ज़्यादातर चांसेस है कि मैं अब अफ़सूने जानी पे ही तवज्जो दूँ और अफ़सूने जान मुका दूँ आपका, ठीक है। तो अब ये है कि मुझे ज़्यादा देर टाइम बहुत हो गया, क्या हो गया, हाय अल्लाह जी 2 बज गए हुने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। बाकी ये नावल कल सुबह तक ये अपलोड होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये कंपाइलिंग होने वाला है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।